हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी और कोशिश किया कि मैं पूरा ही एक सेक्शन में पढ़ा सकूं, आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा सेक्शन भी पढ़ा सकूं, जिसके अंदर हमारे 13 क्वेश्चन थे। बट टेक्निकल इशू की वजह से लास्ट वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए, जिसमें कि मैंने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया वो क्वेश्चन कंप्लीट किया आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। अभी जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा 5वां क्वेश्चन, जिसे हम करेंगे, जो कि है क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा ये क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है मैं इसके अंदर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बताऊं, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ अगर नहीं लिया हुआ है और वो मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन और आंसरिंग के थ्रू ही मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी अगर कंपनी लोग का इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो सारा ही कवर हो जाए। क्वेश्चन रखा उसके और उसको बहुत सारी डिटेल में बताता हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इसी में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स में आ जाए। बट अभी तक लास्ट ईयर में आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि 16, 17, 19 और 24 में इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, चाहे वो एक्सप्लेन करके बोले, डिस्कस करके बोले, ये बोल दे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ, मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज किया जाता है पर उसका आंसर सेम सॉल्यूशन होगा। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। बहुत है। क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा? समझिए क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है कि एक्सप्लेन ये कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA बोलते हैं, MOA अंडर द कंपनी एक्ट 2013। इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या कहता है, देखो मैं बता दूं कंपनी एक्ट क्या है आपको। कहता है, देखो ये पूरी जो लिखी है पूरी इंग्लिश लिखी हुई है, जिसको मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, AOA है, इधर प्रूडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्या फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच अ कंपनी इज बिल्ट, इट इज डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप एंड पावर ऑफ द कंपनी, इट इज द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या है? कैरेक्टर है कंपनी का। मतलब जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी जाएगी उसमें बताया जाएगा क्या है कि भाई कैसे कंपनी चलाई जाएगी, क्या स्कोप है, क्या इसके किस चीज़ के अंदर पावर है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, है ना। आउटलाइन, मैंने ये इसकी जगह बेटर यूज़ करता हूँ, आपको हाईलाइट यूज़ करता हूँ, जिसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या बोला गया? आउटलाइन क्या होता है? ये आउटसाइड वर्ड होता है ना, वर्ड एंड एक्सटेंड ऑफ इट्स पावर। ये अपने पावर क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। किसके थ्रू? जब हम मेमोरेंडम को एक्सटेंड करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं भाई? सीधी सी बात है, बोर्ड मीटिंग बैठी जाएगी, उसके अंदर क्या करोगे? रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेन वोटिंग पावर में मेजॉरिटी होती है 3/4। लो लैंग्वेज है 3/4, आपको आसानी होगा याद करने में जब आप 75% को याद करके चलेंगे और 55%। बोर्ड रेजोल्यूशन कोई भी सीधी सी बात है, अगर मैं कहीं वोटिंग करा रहा हूँ और ये देखा जाए कि भाई कौन जीतेगा या किस मत में वोट आएगी, तो हम क्या कहेंगे भाई 100% का वो होता है, 51% जिसके पास जाएगा वो जीत जाएगा, या 50+ जो भी प्लस जिसकी तरफ चला जाए वो इसका जीत जाएगा, जो वो लोग कहेंगे वो होगा। पर जब हम मेमोरेंडम में चेंजेस करते हैं या कुछ ऐसे मेजर चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, जिसके अंदर 75% लो लैंग्वेज, 75% में लो लैंग्वेज क्या है? 3/4 पोर्शन वोटिंग पावर्स उसके फेवर में होना चाहिए, तब वो चीज़ पास करी जाएगी। की लीगल रेफरेंस में क्या लिखा हो गया है कि भाई मेमोरेंडम को डिफाइन कहाँ गया है? मेमोरेंडम को दिखाया गया सेक्शन 256 के अंदर डिफाइन किया गया है और सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट के अंदर इसके बारे में बताई गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर हमें हिंदी में वीडियो चाहिए, तो मेरे दोस्त हिंदी में मैं इतने एक्सप्लेन तो सारी हिंदी में ही करता हूँ, पर मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि पेपर आप इंग्लिश में दें। और जिनको फिर भी लगता है नहीं सर हम हिंदी में देंगे, तो उनके लिए स्पेशल उनके लिए ये सारी लाइनें जो मैंने कोशिश करी हैं डालने की यहाँ पर, वो सिर्फ उनके लिए है हिंदी में। आप यहाँ पे हिंदी पढ़ के भी सीख समझ सकते हैं। वीडियो देखिए, रोकिए
पूरा मेरी वॉइस को सुनिए, जब कुछ एक्स्ट्रा समझ में हो तो आप इस हिंदी को पढ़ दीजिए। चलिए अब बोलता है डेफिनेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। किसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 256 के अंदर, ज़्यादा ही हो गया है ना। 256 के अंदर किसकी डेफिनेशन दी है? मेमोरेंडम की। क्या बोला गया? मीन्स अ मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज ऑर्गेनाइजेशनल फेम ऑफ द अल्टर्ड इन परसुनेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट। क्यों आ रहा है ऐसा? कुछ दबा दिया लगता है मैंने ना। इट इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स फील्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफ। देखो अभी बोला गया कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जिसको फाइल किया जाता है आरओसी को। आरओसी का मतलब क्या हुआ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखो अभी आरओसी होता क्या, बता दूं कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया जाती है तो कंपनी एक्ट के द्वारा अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए गए, अलग अलग एनसीएलटी बनाई गई हैं और अलग अलग रजिस्ट्रार ऑफिस बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पे जाके आप अपनी कंपनी में कुछ भी चेंजेस करते हैं, कहीं भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो उनको सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन भी किए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपको ऑफलाइन जाके सबमिट करना पड़ता है। ऑनलाइन जाके भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो उनको। ठीक है, वही सेम लाइन जैसे मैंने कहा था भाई हिंदी में होगा तो हिंदी में भी लिखा हुआ है उसके बारे में। चलो अब बोलता है इम्पोर्टेंस ऑफ। देखो क्लास थोड़ी ज़्यादा देर तक चलेगी क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा के पूरे 13 लेक्चर कवर करने हैं, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल पानी वानी लेके बैठेगा। ठीक है, ताकि मैं पूरा का पूरा इन डिटेल पढ़ा सकूँ मैं बहुत अच्छे से। आपको समझा सकूँ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई वीडियो में वॉइस बहुत स्लो होती है, तो मैं कोशिश तो करता हूँ बहुत तेज़ बोलने की, पर मेरी आवाज़ शायद इतनी तेज़ नहीं है जो अब तक जा सके। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, लीड लगा कर ईयरबड्स लगाता कोई भी चीज़, तो आपको वीडियो में सुनाई आवाज़ वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश यही है। बोला गया इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या इंपॉर्टेंट है भैया? क्या इंपॉर्टेंस है भाई? पहली बात है ये क्या करता है? डिफाइन स्कोप ऑफ द ऑपरेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी आइडेंटिटी, बाइंड्स द कंपनी एंड आउटसाइडर। आउटसाइडर और कंपनी को, कंपनी के बंदे को क्या करता है? दोनों को बाइंड्स करता है। हेल्प्स इन्वेस्टर टू स्टेक होल्डर। इन्वेस्टर को और स्टॉक होल्डर को क्या करता है? हेल्प्स करता है। किसके बारे में? द एग्जामिन द एमओए टू अंडरस्टैंड एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। एमओए क्या को पढ़ने के बाद क्या कर सकते हो? एग्जाम कर सकते हो कि नेचर ऑफ बिजनेस कंपनी का क्या है, कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बाइंड्स कैसा करता है? तो यहाँ मैंने लिख दिया अलोन डील विद द कंपनी इज परसुमेंट टू हैव नॉलेज ऑफ द एफओए एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये क्या है भैया? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहती है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहती है कि अगर मेमोरेंडम में कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कोई आउटसाइडर कंपनी, तो वो बाउंड है कि भैया उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको नॉलेज में होना चाहिए कंपनी के एमओ में क्या लिखा हुआ। ये सारी बातें कंपनी के एओ के अंदर होनी चाहिए। यही बातें लिखी गई हैं इसके अंदर। इसका एक केस लो है, और याद रखना ये केस लो इंपॉर्टेंट भी है। ये केस लो क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। कई बार सेक्शन सी के अंदर या सेक्शन बी के अंदर सिर्फ ये केस लो को ही पूछ लिया गया है, जिसके अंदर केस लो का नाम क्या है? असभूरी रेलवे कार्गो कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच 1872। एनी एक्ट अल्ट्रा वायरस ऑफ द एमओए इज नील एंड वॉइड। यहाँ पे जाके क्या होता है? अल्ट्रा वायरस क्या होता है? कंपनी का अल्ट्रा वायरस नील हो जाता है और वॉइड हो गया था। ठीक है, इस केस लो के अंदर, इस केस लो का भी क्वेश्चन आएगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है? कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट सेक्शन 4। भाई देखो सेक्शन 256 के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट क्या है? एमओए का डेफिनेशन। मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट एमओए यूज़ करूँगा, काफ़ी बड़ा वर्ड है। तो सेक्शन 256 के अंदर एमओए को डिफाइन किया गया। डिफाइन मतलब उसकी डेफिनेशन दी गई कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा। और सेक्शन 4 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या किया गया? इसके बारे में बताया गया, इसके कंटेंट को लिखा गया कि कैसे वर्क करता है, क्या करता है। तो बोला गया एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एमओए मस्ट कंटेन द फ्लोइंग 6 क्लाउजेस। ये 6 क्लाउजेस उसके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से 6 क्लाउजेस है पढ़ते हैं। चलो बोला गया नेम क्लाउज। अब नेम क्लाउज में क्या बोला भाई? किसका नाम आएगा? तो बोला गया लीगल नेम। स्टेट द लीगल नेम। स्टेट द लीगल नेम ऑफ द कंपनी विथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड करी जाती है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी, ये उसके अपने नाम के साथ लिखना है। ये नेम क्लाउज के अंदर आ गया। फिर इसका रूल क्या बोलता है? कहता है फॉर द पब्लिक कंपनी मस्ट बी नीड विथ लिमिटेड और फॉर द प्राइवेट कंपनी मस्ट बी नीड विथ प्राइवेट लिमिटेड। ये हिंदी में लिखा हुआ नीचे आ जाओ। बोला गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सिचुएशन क्लॉजेस। मतलब
बोला क्या रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बारे में बताना है। क्या लिखा हो गया, आइडेंटिकेट द स्टेट विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, कि भैया आपको बताना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ पर है। मतलब अगर मेरी कंपनी गाजियाबाद के अंदर है तो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ हुआ, गाजियाबाद में हो, तो ये मेरे को मेंशन करना पड़ेगा मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस गाजियाबाद में। इससे भी बहुत सारी रिलेटेड होती है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए आपके पास और बोले कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, तो आप वहाँ बोलना कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस है जहाँ पे कंपनी को MOA के अंदर ये डिफाइन करके देना होता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहाँ पर है, और अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कंपनी की जो सील होती है कॉमन सील, वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे रखा जाता है, और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे रखे जाते हैं। 4 मार्क्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, इट इज़ हेल्प डिटरमाइन द जुडिक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी ROC। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसको, कंपनी ऑफ ROC को। सीधी सी बात है, कल को अगर कंपनी को किसी से कॉन्टैक्ट करना होगा तो कंपनी क्या करेगी, ROC किससे कॉन्टैक्ट करेगी। अगर ROC को कंपनी से कॉन्टैक्ट करना तो ROC कहाँ से कॉन्टैक्ट करेगी, सीधी सी बात है। अगर उसके पास रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा तो वहीं कॉन्टैक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। इसलिए कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 4 के सब क्लोज 1 के अंदर मेमोरेंडम के अंदर ये डिफाइन किया गया है, MOA के अंदर डिफाइन किया गया है सेकंड क्लॉज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, उसमें नाम बताना है आपको। फिर बोला गया ऑब्जेक्ट क्लॉज, भाई सीधी सी बात है, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती ये भी आप उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। क्रिटिकल क्लॉजेस, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द कंपनी एंड फॉर्म्स, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू, इसको कहाँ डिवाइड किया गया, मेन क्लॉज और एंसिलरी या इंक्रीडेंटल ऑब्जेक्ट्स, और बोला गया अदर ऑब्जेक्ट्स इन ओल्ड एक्ट। देखो अदर ऑब्जेक्ट्स पुराने एक्ट में था जो रिमूव कर दिया गया कंपनी एक्ट के द्वारा। आप ये लाइन लिख सकते हो कि कंपनी एक्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। जब रिमूव कर दिया तो हमें पढ़ना जरूरी है क्या, इसको हम पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, दिमाग में आ जाए तो लिख देना भाई अदर ऑब्जेक्ट्स तो जो क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, ये बात आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बोलेगा कंपनी कैन नॉट इंगेज बिजनेस, कंपनी कैन नॉट इंगेज एनी बिजनेस बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अप्लाइड। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या हो जाएगा, अप्लाइड हो जाएगा। बोलोगे यार डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है सर, ये हर जगह ये अप्लाइड हो रहा है, ये क्या है। तो भाई डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, क्या बोलता है। बस इतना बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर किसी बिजनेस के ऊपर में नहीं बात करी गई तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या हो जाएगा, अप्लाइड हो जाएगा। क्लियर। बोलता है कि लायबिलिटी क्लॉज, एक आता है हमारे पास, क्या आता है, लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में लायबिलिटी का मतलब तो सबको ही पता भैया, देनदारी। क्या बोला गया, स्टेट द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मेंबर्स। कंपनी मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी, कहता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड है, ठीक है, या अनलिमिटेड है। मैं यहाँ पे तीनों को डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैं बार बार जब भी कुछ समझाता हूँ ना तो आपको बोलता हूँ कि भाई 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 मार्क्स में 5 क्वेश्चन हैं और 5 मैंडेटरी है, ऑप्शनल तो कुछ है नहीं। पर कंपनी लोग बहुत बड़ा है भाई, 472 सेक्शंस हैं, 471-72 सेक्शंस हैं। क्या उसके अंदर 9 चैप्टर हैं, 7 शेड्यूल्स हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर क्या कहते हैं रूल्स भी है, रूल 14 भी है। तो भाई बहुत कुछ है, कहीं से कुछ भी पूछ लिया। तो मैंने जो अभी लास्ट वीडियो में अपने सेक्शन ए की वीडियो में बताया आपके 18-19 क्वेश्चन, वो तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। बोला क्या, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है। अरे भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होते हैं जिसके अंदर कंपनी और क्या कहते हैं, कंपनी के मेंबर्स के शेयर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कंपनी ग्रांटेड बाय लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर कंपनी के मेंबर्स को तो उनकी गारंटी होती है। कल को कोई भी कंपनी डूब जाती है, कंपनी अगर डूबती है या बाइंड डिप के सिचुएशन में होता है, तो जो मेरी गारंटी है उसको मैं पे करूंगा। अनलिमिटेड कंपनी मतलब लिमिटेड इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। भैया कुछ भी हो, कोई भी फ्रॉड हो तो मैं उसका पर्सनल लायबल हूँ। पर्सनल लायबल का मतलब अगर मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको भी बेचा जा सकता है। ठीक है, चलो अब आया कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब सीधी सी बात है भाई, क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा, कौन कितना सब्सक्राइब कर रहा है,
है ना, इट डिवीजन इनटू शेयर्स, शेयर्स में डिवाइड करेंगे, मतलब अगर 10 लाख है डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 का ईच, 10 के ईच में उसको डिवाइड कर दिया। अब कौन सब्सक्राइब कर रहा है, पूरे के पूरे 100% सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कौन डायरेक्टर बनना। फिर बोला गया सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में भी है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर क्या कि भैया कौन कौन शेयर को सब्सक्राइब कर रहा है, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर्स, एड्रेस, शेयर होल्डिंग्स एंड कॉन्सेप्ट टू फ्रॉम द कंपनी के कॉन्सेप्ट में। मिनिमम कितना होता है, 2 सब्सक्राइबर चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए और मिनिमम 7 सब्सक्राइबर चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। अभी ये क्वेश्चन आया था पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, मैंने उसमें भी बताया था कि आपको क्या चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और पब्लिक कंपनी के लिए 7। देखो अगर आप वीडियो को एंड तक सुनोगे और ध्यान से सुनोगे ना, अगर आपको लगता है कि मैं नॉर्मल स्पीड में सुन सकता हूँ तो नॉर्मल में सुनिएगा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं स्लो बोल रहा हूँ, आप अपनी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं तो तेज़ कर लेगा। हालांकि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी कवर कर सकूँ, तो मेरी बोलने की स्पीड या आपको समझाने की जितने भी घंटे का है। 13 तारीख का एग्जाम है, आज हम 11 तारीख को बैठे हैं, आपके पास पूरे 2 दिन है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 12 तारीख तक के आपके पास सारे वीडियो आ जाएंगे। 13 तारीख का पेपर है सुबह सुबह, 12 तारीख की नाइट रात को भी बैठ के आप सारे वीडियो देखिएगा तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा पेपर में लिखने के लिए। और पेपर छोड़ के मत आइएगा, पूरा 100% पेपर अटेंड करके आइएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप पे पेपर नहीं छूटेगा, आपके पास हर वर्ड का मतलब पता होगा, हर चीज़ों का कुछ ना कुछ तोड़ होगा। बोला क्या फॉर्मेट ऑफ एमओए, अब एमओए के फॉर्मेट की बात करते हैं, टेबल ए टू ई। बोला गया एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंड टाइप्स ऑफ कंपनी मस्ट बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। भाई अलग अलग कंपनी अलग अलग फॉर्मेट। टेबल ए में बोला गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, भाई अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल ए में है। कंपनी बोलता है टेबल बी के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नो शेयर कैपिटल, है ना। टेबल सी में कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी विथ शेयर्स कैपिटल। टेबल डी में अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल। ये टेबल थे मैंने जिसके अंदर आपको बताए, है ना। अब बोलता है टेबल और टाइप्स ऑफ कंपनी, कहता ये टेबल ई में क्या है, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, हिंदी में लिखा हुआ अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। भाई मैंने आपको बताया था ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शन 13 मतलब सेक्शन 13 के अंदर अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात करता है। किसके अंदर बात करता है, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की बात करता है सेक्शन 13 ऑफ द कंपनी एक्ट। अल्ट्रेशन मतलब भाई सीधी सी बात है चेंजेस। अब जरूरी कोई है कि कंपनी जो ऑब्जेक्ट बना दिया, जो क्या कहते हैं फीचर्स बना दिए, जो सब्सक्राइबर हैं वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। कंपनी ने जो रूल रेगुलेशन मतलब चेंज कर सकती है, उसी के बारे में कैसे चेंज कर सकती है, क्या चेंज कर सकती है, क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में सेक्शन 13 के अंदर बताएगा कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। 13 में बताया गया कि अब देखो उसको कैसे याद कर सकते हैं, 13 है ना। अब याद करो 13 कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ही बताया गया कि कैसे कंपनी चलाई जाएगी, उस चीज़ को चेंज कैसे करेंगे। ये चलाई जाएगी बताया गया एमओए के अंदर, चेंज कैसे करी जाएगी वो बताएगा किसको, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, है ना, मेमोरेंडम्स। बोला गया कंपनी अल्टर इट्स एमओए द फ्लोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसीडर। देखो मैं भगा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही समझा रहा हूँ, आगे भगा सकता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ज़्यादा ही समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़िए। और अगर मैं ठीक समझा रहा हूँ, सही स्पीड में चल रही सारी चीज़ें, तो आप वो भी कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, ठीक है, आपके सब्सक्राइबर मेरे आपका सब्सक्राइब करना मेरे को मोटिवेशन देता है और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने में और वीडियो बनाने में। की प्रोविजंस कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास ऑफ द जनरल के मीटिंग्स। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है भाई, मैंने आपको बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या मिलता है, जिसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन का मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या चाहिए, 3/4 वोटिंग पावर चाहिए उसको, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। मतलब मेमोरेंडम में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया, मेमोरेंडम में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। जनरल मीटिंग के अंदर, कौन सी मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर, इसको बोलते हैं जीएम, जनरल मीटिंग, ठीक है। फिर बोला गया इन सम केसेस अप्रूवल ऑफ जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सम केसेस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिलीजियंस डायरेक्टर। सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा केस आता है तो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीजी का और आरडी का। आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, दैट इज चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्या बोला गया, ये चीज़ को समझो कि जब कभी हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाएंगे,
है ना, मान लो ये कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के अंदर है, पर जरूरी कोई है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस अगर गाजियाबाद में, तो मैं दिल्ली नहीं लेके जा सकता या मुंबई लेके जा सकता हूँ। पर जब भी कभी मैं ऐसा चेंज करूँगा तो मुझे किसका अप्रूवल चाहिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होगा रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में, ठीक है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ROC मस्ट बी इंटेंट इन द फॉर्म MGT 14। MGT 14 क्या है, MGT 14 एक फॉर्म है जो कि हम फाइल करते हैं किसके टाइम पे, RSC को सबमिट करते हैं जब हम किस भी RT के अंदर चेंजेस करते हैं, है ना, अल्ट्रेशन करते हैं मेमोरेंडम के अंदर। रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्ट्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते भाई, नेम क्लाउज चेंज नहीं कर सकते, हम कंपनी का नाम चेंज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्लाउज, हम ऑब्जेक्टिव क्लाउज चेंज नहीं कर सकते, बस कंपनी जो काम करी वो चेंज कर दी उसने। लायबिलिटी क्लाउज, लायबिलिटी क्लाउज में कोई चेंज नहीं कर सकते। मान लो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया, हमने बोला कि भाई कंपनी जो ना अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, सरकार के कोई बात नहीं, जब अनलिमिटेड वाली लायबिलिटी वाली काम कर रही है, मतलब अगर ये फ्रॉड करेंगे तो सामने वाले पर्सन को हम पकड़ लेंगे। अब सर वो क्या कहते हैं, भैया मेमोरेंडम को चेंज कर देते हैं और वहाँ पे लिमिटेड डाल लेते हैं, अब तो पास हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, बिजनेस हो गया, वो करा लेते हैं। तो सरकार कहेगी नहीं, ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये अल्ट्रेशन क्या रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं किया जा सकता। कैपिटल क्लाउज, अब कहता भाई जब मैंने कंपनी खोला था तो बात करी थी कि हम 10 लाख का कैपिटल लेके आएंगे, अब कहता नहीं यार लाख रुपये कैपिटल से खोले थे, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता है। अल्ट्रा व्यू है ऑर्डिनरी रेजुलेशन बट सब्जेक्ट टू AOA प्रोविजंस, ये किसका है, ये अल्ट्रा व्यूड है, ऑर्डिनरी रेजुलेशन, ऑर्डिनरी रेजुलेशन कर सकते हैं, पर इसमें क्या करता है, सब्जेक्ट टू भी AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सब्जेक्ट है, तो आप उसको वहाँ करिए, यहाँ नहीं कर सकते। कांट टू बी चेंज द अनलिमिटेड विदाउट वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, और क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट रन रिजर्व यूनिक नेम्स, बस सीधी सी बात है। ये देखो क्या क्या, ये रिस्ट्रिक्टेड है, बट अगर करना चाहे तो कहाँ कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रन का फॉर्म, एक फॉर्म होता है रन, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन यूनिक नेम, वो रजिस्ट्रेशन करके आप अपने नाम को अप्रूवल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी तो कर लो, अदरवाइज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा नहीं होगा इसमें अरे भाई हम कर रहे हैं ना नाम चेंज, गवर्नमेंट का मतलब हमारी कंपनी, हम नाम चेंज कर रहे हैं, पास करो, ऐसा अगर पब्लिक कह रही है तो मैं कर दो, भाई पब्लिक कह रही है तब कर तो सकते हो, पर नेम अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, नेम रिजर्व भी कराना पड़ेगा, और तो और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, पब्लिक में भी ऐड डालना पड़ेगा, अपने अपनी कंपनी का नाम से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इसलिए उसको रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बोला गया लीगल प्रिंसिपल एसोसिएटेड विथ MOA, कभी लीगल प्रिंसिपल, अभी मैंने बोला था कि अल्ट्रा वायरस के बारे में पढ़ेंगे, देखो अल्ट्रा वायरस को मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ ही पढ़ाऊँगा। इस वीडियो में हो सकता है कि एक चीज़ को 2 बार रिपीट करी जा सके, या बताते टाइम पे 2-3 बार बताई जाए, ठीक है, या मैं ये बोल दूंगा भाई पीछे मैंने समझाया था, है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप पीछे भी ध्यान से पढ़िए, समझिए, ताकि हो नहीं तो आप पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो हर इस चीज़ को आने पर तुरंत नहीं समझाऊंगा, ठीक है, उसका क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, और अगर पहले समझा दे तो आगे जाकर उस चीज़ को नहीं समझाऊंगा, रिपीट करूंगा ना चीज़ों को, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, फिर आप ही कहोगे अरे यार 2 घंटे की वीडियो कौन देख रहा है ना। बोलो अभी हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हम काफ़ी लंबा चल चुके हैं। बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है, इफ एन एक्ट इट्स बियॉन्ड टू द सब्जेक्ट इट इज़ द अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, मतलब अगर ये सब्जेक्ट के बाहर होता है, कुछ भी इसके सब्जेक्ट के बाहर होता है, क्या अल्ट्रा वायरस क्या कहला जाएगा, वॉइड कहला जाएगा, जिसके अंदर वही सेम मैंने बताया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, ये आपको करना ही करना है, बहुत तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना इसके बारे में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये क्या बोलता है, सीन्स क्या बोलता है, बोलता है सिंस MOA इज द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स एवरीवन इज प्रिज्यूम द हैव नॉलेज ऑफ द इट्स कंटेंट्स। भाई सीधी सी बात है, ये क्या एक पब्लिकली डॉक्यूमेंट्स है, और जो ये कहता है कि पब्लिक को इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो उसकी समस्या है और किसी की नहीं। एक मिनट रुकना, अच्छा चलिए आगे कहता है कंप्रेशन बिटवीन MOA और AOA। भाई देखो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्विक करके चल जाऊँगा, यहीं पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझो। बोला क्या MOA और AOA क्या था, डेफिनेशन, ये क्या बोलता है, चार्ट ऑफ द कंपनी है, ये कैरेक्टर ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं, और ये होता है इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, कंपनी के अंदर काम करने के रूल एंड रेगुलेशन क्या है वो उसको यहाँ डिफाइन करता है। स्कोप क्या बोला गया इसका, स्कोप डिफाइंड बाउंड्री ऑफ द ऑपरेशन, इसके अंदर क्या होता है, MOA के अंदर बाउंड्री होती है ऑपरेशन की, एक बाउंड्री है वहाँ पे कैसे वो उस बाउंड्री के अंदर वो कैसे काम कर सकता है।
एक होता है डिटेल इंटरनल गवर्नेंस, जो भी इंटरनल गवर्नेंस उसको डिटेल में लिखा जाता है। अल्ट्रेशन के अंदर क्या मोर डिफिकल्ट, एमओए को अल्ट्रेशन करना क्या है मोर डिफिकल्ट, वेरी इजी, ईजियर बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कंपलसरी मैंडेटरी फॉर द ऑल कंप्लायंसेस, एमओए में लिखे गए सेक्शन 4 के अंदर जितनी भी कंप्लायंसेस लिखेंगे कंपलसरी, जो भी नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, रजिस्टर्ड क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सारे ही कंपलसरी है और वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी करनी ही करनी है। ठीक है, नॉट मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है सिंस 2013 एक्ट, जो 2013 का एक्ट, पहले वाले थे तो उनकी थी। ठीक है, फाइल्ड विद आरओसी यस और यस, दोनों ही क्या किया जाता है आरओसी के द्वारा फाइल किया जाता है। ठीक है, बोला गया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, क्या बोला गया जुडिशियली इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भाई देखो इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंदर बोला गया री इंट्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब यहाँ पे केस लॉज हैं जिसमें इसके बारे में बताया गया है ना। लक्ष्मण स्वामी मुड्रालियन वर्सेस एलआईसी है ना, बेल हाउस लिमिटेड वर्सेस सिटी वेल प्रॉपर्टी लिमिटेड। भाई हम बहुत लेट चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम ऑलरेडी, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड हम तेज़ रखेंगे, मैं तेज़ रखूँगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा आगे तक। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डिफरेंट मोड्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ कंपनी, मतलब बाइंडिंग ऑफ कंपनी का मतलब कंपनी को बंद करने का, दुकान पे ताला लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है कंपनी के अंदर। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि कंपनी ऐसी है, मेंबर मर जाए, उसके सारे डायरेक्टर मर जाएं, डायरेक्टर की नॉमिनीज जो कंपनी में डिफाइंडेड है वो मर जाएं, तब भी कंपनी बंद नहीं होती है। और ये कौन बोलता है, सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बात करता है कंपनी का क्या होता है परपेंचुअल सक्सेशन। परपेंचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर आए जाए, मर जाए, खो जाए, जहाँ भी जाए वहाँ भी जाए, बट कंपनी स्टिल लाइव को तो नहीं कह सकते, कंपनी क्या होगा चालू रहेगा, चलता रहेगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ कहते हैं वाइंडिंग अप का क्या सोल्यूशन है। ठीक है, बोलता है इंट्रो में क्या बोलता है, कहता है वाइंडिंग अप रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द क्लोजिंग ऑफ डिस्क्लोजिंग ऑफ कंपनी, क्लोजिंग और डिसॉल्विंग अ कंपनी, कंपनी को बंद करना, उसको डिसॉल्व करने का। बिजनेस ऑपरेशन कम टू एन एंड, बिजनेस ऑपरेशन जो बिल्कुल लास्ट में होगा, खत्म होगा, बिजनेस ऑपरेशन खत्म कर रहे हैं। असेट्स आर रियलाइज और डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर्स, मतलब समझ में आ गया। बाइंडिंग अप का मतलब होगा, चार मायने तो अपना लिख सकते हो। बाइंडिंग अप का मतलब है कि क्या होता है कंपनी को क्लोज, डिस्क्लोज ऑफ द कंपनी, बिजनेस ऑपरेशन कम टू द एंड, बिजनेस ऑपरेशन अगर हम खत्म कर रहे हैं। असेट्स एंड रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर, मतलब जो भी असेट्स है उसको खत्म कर दिया, बेच दिया, और जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके पैसे को किसके अंदर, क्रेडिटर के अंदर और शेयर होल्डर के अंदर, या असेट्स को भी हम क्रेडिटर को दे सकते हैं। बोला गया अंडर कंपनी एक्ट 2013 बाइंडिंग अप इज अ लीगल प्रोसीजर बाय द विच एक्सटेंशन ऑफ द कंपनी कम्स टू एंड एदर वॉलेंट्री ऑफ या थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब भैया ये एक लीगल प्रोसेसर है कंपनी को बाइंड अप करने का, जो कि पब्लिक अपने द्वारा भी कर सकती है और सरकार मतलब ट्रिब्यूनल। देखो नॉर्मली हम लोग फाइट करते हैं तो क्या होता है कोर्ट में जाते हैं, पर अगर कंपनी की कोई वायलेंसेस है, कंपनी को रील वायलेंस, तो कंपनी एक्ट के द्वारा क्या बनाएगा, कुछ ट्रिब्यूनल बनाएगा, उसको NCLT बोला जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। वहाँ पे इसकी चीज़ डिस्कस करें तो कई बार कंपनी ट्रिब्यूनल देखता है कि हम कुछ फ्रॉड कर रहे हैं तो हमको बोल देता है कि भैया बंद करो, ठीक है। कई बार हम कहते हैं हम खुद ही बंद कर रहे हैं वॉलेंट्री, है ना, तो ये किया जा सकता है। फिर लगा लीगल रेफरेंस कहाँ दी गई है, बोला कि सेक्शन 270 से लेकर सेक्शन 365 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनीज बाइंडिंग अप रूल 2020 की कंपनी, इसके बारे में जो लीगल रेफरेंसेस कहाँ दी गई आप लिख सकते हो। लीगल रेफरेंस कहाँ दिएगा 270 से लेकर 365 तक कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, और कंपनी बाइंडिंग अप रूल 2020 में। हिंदी वालों के लिए हिंदी मुबारक हो, आप यहाँ से पढ़ लेना। चलो जय हिंद जय भारत बोलते हुए आगे बढ़ गया। हमने बोला कि डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग अप की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, ठीक है। बाइंडिंग अप की डेफिनेशन को कहाँ दिया गया, तो बोला गया एज पर Hasbury's laws of England, binding up is the process by the which of the life company indeed and its property is administered for the benefits of the creditors and members। ये benefits के लिए तो आप इतना ना लिखो, ऊपर छोड़ के सीधा आप यहाँ से लिखना शुरू करना इस पॉइंट से, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट लिखना। क्या बोला गया, एज पर सेक्शन 249A ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, मतलब 249 सेक्शन 294A सॉरी सेक्शन 2 सब क्लोज सेक्शन 2 क्लोज 94A ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया किसके बारे में, बाइंडिंग मीन्स अ बाइंडिंग अप अंडर दिस
दिस एक्ट या लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड 2016 इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। मतलब भैया कंपनी बाइंडिंग मतलब का मतलब क्या, बाइंड किया जा रहा है कंपनी को इस एक्ट के द्वारा, या लिक्विडेशन अंडर सोल्वेंसी एक्ट या बैंकक्रप्ट एक्ट 2016 के, मतलब किसी भी वजह से अगर कंपनी को बंद किया जा रहा है, लिक्विडेशन किया जा रहा है, तो उसको बाइंडिंग अप ही बोलते हैं। ये सेक्शन 294A में बताया गया। मतलब मोड ऑफ बाइंडिंग अप करने के कितने मोड है, ठीक है। देखो आपको ना यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो मैं बताऊंगा, उसका एक्स्ट्रा ही बता के चल रहा हूँ। रीज़न मेरा सेल्फ वो नहीं है कि मेरे को वीडियो लंबी बनानी है या मैं बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा हूँ, इसलिए है कि कल को क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएगा, जरूरी ऊपर ना पूछे बाइंडिंग अप, यही पूछ ले मोड ऑफ बाइंडिंग अप बता दो, है ना, और लिख दे 20 नंबर में, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए ना, ठीक है। कहाँ बताएगा, कैसे बताएगा, क्या बताएगा, तो आप ऊपर का ही बताओगे और मोड भी बता दोगे, लास्ट का जो है वो भी बता देंगे। बोला गया मोड ऑफ द बाइंडिंग अप अंडर द कंपनी एक्ट 2013, कहता है एज पर सेक्शन 270 ऑफ द कंपनी बी बाउंड अप इन द फ्लोइंग वेज। कैसे, 2 वेज के द्वारा बाउंड कर सकते हैं। पहला क्या, कंपल्सरी बाउंड अप, दूसरा क्या, नाउ गवर्न प्रिमिनरी बाय द IBC 2016। बस इधर बैंकक्रप्टी, इंटरनेशनल बैंकक्रप्टी बोलेंगे ना इसको, बैंकक्रप्ट एक्ट के द्वारा, इंडियन बैंकक्रप्ट एक्ट 2016। वॉलेंट्री बाइंडिंग अप है ना, इसको तो गवर्न द प्राइमरी IBC 2016। एक होता है बाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, जिसको कंपल्सरी बाउंडिंग बोलते हुए कंपनी ने बोला। अब पढ़ते हैं हम बाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, कंपल्सरी बाइंडिंग अप। बोला गया लीगल प्रोविजन कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 271 से लेकर 303 तक था कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। सिर्फ किसकी बात करता है, ट्रिब्यूनल में कैसे बाइंडिंग किया। अब बोलोगे सर आपने तो ऊपर बोला बाइंडिंग आपका कॉन्सेप्ट को कहाँ डिफाइन, कितने सेक्शन में डिफाइन किया गया है, 270 से लेकर 365 तक, बट आप यहाँ बोल रहे हो कि भाई बाइंडिंग आपके कॉन्सेप्ट को दिखाया गया 271 से लेकर 303 तक। मेरे भाई हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, उसके बारे में सिर्फ लिखा हो गया 271 से लेकर 303 तक। अगर आपको एग्जाम में याद रहता है कि भाई 270 से लेकर 370 ना होगा 365 है, 5 कम कर देंगे हम, है ना, 5 कम कर देंगे हम। इस तरीके से अगर आप इस पॉइंट से याद कर लोगे भाई कंपनी को बंद कर रहे हैं, ठीक है भैया बंद कर रहे हैं, बंद कर दो। जब हम कोई चीज़ तोड़ते फोड़ते हैं तो 70 का 65, पुरानी चीज़ क्या मिलती है, कम ही रेट मिलता है ना, तो 270 का 370 नहीं मिलेगा, 270 का 365 मिलेगा। इस तरीके से आप इस सेक्शन को याद कर लोगे। बट जब बात ट्रिब्यूनल की आएगी तो 271 और 303 किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 271 और 303 कंपनी है। बस जो मैंने स्टोरी बताई ये सिर्फ सेक्शन के लिए, आप ये पॉइंट अगर याद रखोगे तो आपको सेक्शन याद रहेगा। बोला गया ग्राउंड्स फॉर द कंपल्सरी बाइंडिंग अप, सेक्शन 371 कहता है 71 के अंदर क्या बोला गया, 271 के अंदर ग्राउंड्स बोला कंपल्सरी बाइंडिंग। क्या बोला गया, द ट्रिब्यूनल में बी ऑर्डर बाइंडिंग ऑफ द फ्लोइंग ग्राउंड्स। पहला, कंपनी हैज स्पेसिफाई रेजोल्यूशन रिजॉल्व द बाइंडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल। स्पेसिफाई रेजोल्यूशन इफ कंपनी इटसेल्फ वांट टू बी बाउंड अप थ्रू ट्रिब्यूनल प्रोसेस, ट्रिब्यूनल प्रोसेस से वो बाउंड करना चाहता है। सेकंड पॉइंट क्या था, कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या, सोर्वेंसी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है, सोर्वेनिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या डिफेंस ऑफ मॉरलिटी, इसके थ्रू इसके अंदर कोई एक्ट करता है तो उसको बंद करना पड़ेगा। बोला गया कि कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग 5 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, 5 साल से उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बंद नहीं किया तो भैया फाइल नहीं किया तो उसको बंद करना पड़ेगा। बोला गया कंपनी हैज कंडक्ट इट्स अफेयर फ्रोडेंटली और विथ इंटेंट टू डिवाइस क्रेडिट और मेंबर्स। क्या कर रहा है, कंपनी हैज कंडक्ट कर रहा है इट्स अफेयर्स फ्रोडेंटली और विथ इंटेंट टू डिवाइस क्रेडिटर और मेंबर्स। क्या कर रहा है, वो फ्रोडेंटली एक्टिविटी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है भाई कंपनी के द्वारा अपने क्रेडिटर के से और मेंबर से, तो उसको बंद करना पड़ेगा। एक पॉइंट आया, द ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इज इक्विटेबल टू बाइंड अप द कंपनी। क्या बोला गया, वो इक्विटेबल है बाइंड अप द कंपनी। एक मिनट, एक मिनट वेट करना, क्या है
चलने दो। हाँ सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, पानी पी लेता हूँ यार, थक जाता हूँ भाई, 10 मिनट बोलने के बाद थक जाता हूँ, कैपेसिटी। आई होप समझ में आ रहा है। इतने आप कमेंट कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो। चलो, कहता दिस ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इज जस्ट अ इक्विवेलेंट टू वाइंड अप कंपनी। बस इसी बात है, कंपनी ने क्या करा, एक ओपिनियन दिया कि भाई तुम बंद कर लो। क्यों ओपिनियन दिया? तुम्हें 6 महीने होगा कंपनी बिजनेस नहीं दिखा रही है, प्रॉफिट ही नहीं है, डायरेक्टर ही नहीं है, कंपनी काम ही नहीं करी, 6 महीने हो गए, डायरेक्टर देखिए, दूसरा डायरेक्टर आप लेके ही नहीं आ, तो कंपनी का बोले भाई तू बंद कर, ऐसा कर। तुमने क्या बोले कि बंद कर ले, ओपिनियन दे रहा हूँ बंद कर ले, जस्ट ओपिनियन, ये ज़्यादा अच्छा होगा, बंद कर ले। तो वो भी ये दे सकते हैं। यहाँ पे केस लॉज हैं, पढ़ लीजिएगा। लॉच वर्सेस जोन्स बैकवुड लिमिटेड, जस्ट इक्विटेबल फॉर द ग्राउंड इंक्लूडिंग क्या डील डॉग सदन मैनेजर एंड लॉस ऑफ द सब्सटिकेंट। ठीक है, क्या बोला दूसरा, अगला पॉइंट कहता हु कैन फाइल अ पिटीशन फॉर बाइंडिंग अप। देखो 271 में मैंने बताया कैसे वो कंपलसरी बाइंडिंग होता है। 272 में मैं आपको बता रहा हूँ कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर बाइंडिंग अप के लिए। पहला द कंपनी, दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स पैसा इन्वेस्ट करता वो, तीसरा रजिस्ट्रार, चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कर सकती है, पांचवा एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट, छठा इन सम केस सिक्योर क्रेडिटर्स, जो सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा दिया था वो सिक्योर था कि उनको पैसा मिलेगा पर उनको लग रहा है पैसा नहीं मिला, तो वो कर सकते हैं। अगला प्रोसेस ऑफ ट्रिब्यूनल बाइंडिंग, कहता क्या प्रोसेस है भाई। देख 4 मार्क्स में अगर आपका आ गया, आप समझो ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आया तो आप नहीं कर पाओगे क्या, या कम कंटेंट लिखा हुआ है, बोल दिया प्रोसेस ऑफ ट्रिब्यूनल बाइंडिंग बता दो, तो कम कंटेंट है क्या? बहुत कंटेंट है भाई। 4 मार्क्स में आप इतना लिख के तो आओ, 4 के 4 मार्क्स देगा टीचर, मजबूर हो जाएगा वो देने के लिए, क्योंकि पूरे लीगल वर्ड्स हैं, एक एक चीज़ लिखे हुए हैं, कोई राम कथा नहीं है। ठीक है, बस डिट्टो भी नहीं लिख पाओगे, ऐसा लिखने की भी कोशिश करोगे तब भी आपको 4 में से 3 मार्क्स देगा। चलो, क्या बोला गया, फाइलिंग ऑफ पिटीशन अंडर फॉर्म विन 1 विन 2, वही भैया बाइंडिंग अप का नंबर दे रखा है, नंबर है ये विन 1 विन 2। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अंडर फॉर्म विन 4, ये क्या कर सकते हैं हम, प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या होगा, फाइल करेंगे पिटीशन अंडर विन 1 विन 2 के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लगाएंगे अंडर फॉर्म विन 4 बाय द डायरेक्टर्स के अंदर। बोला गया ट्रिब्यूनल इशू करेंगे पब्लिक नोट्स एंड शेयर। सेकेंड पॉइंट होता है ट्रिब्यूनल में अपॉइंटेड करेगा प्रोविजनल लिक्विडेटर, एक प्रोविजनल लिक्विडेटर आएगा जो प्रोविजनल आपको देगा कि भाई किस चीज़ की क्या वैल्यूशन है, किसको कितना बेचना है करके, है ना। फिर बोला गया ऑफिशियली लिक्विडेटर, एक ऑफिशियल होता है जिसको लिक्विडेटर बोलते हैं। ट्रिब्यूनल पास द बाइंडिंग अप ऑर्डर सेक्शन, देखो सेक्शन 73 के अंदर, सेक्शन 273 के अंदर बाइंडिंग अप को पास किया जाता है, किसके लिए, लिक्विडेटर के लिए। लिक्विडेटर टेक अ चार्ज ऑफ असेट्स, लिक्विडेटर क्या करता है, चार्ज ले लेता है, असेट्स को अपने अंदर ले लेता है, बुक्स को देता है और डेप्थ एंड लायबिलिटी को लेता है, और सबको डील करके सबके हिस्से के अकॉर्डिंग एज पर कंपनी लोग उसका पैसा उसको दे देता है। ठीक है, बोला गया वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, अभी हमने क्या पढ़ा ट्रिब्यूनली, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। भाई क्वेश्चन अब जितना मैंने आपको बताया है, आप समझो इतना कुछ बताया मैंने आपके किसके अंदर, सिर्फ बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, अलग से इसका अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बता के चल रहा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन 10 की जगह 20 मार्क्स में आ जाए या कुछ एडिशनल बातें पूछ लें तो वो एडिशनल बातें एज पर आवर नॉलेज जो लगता है कि हाँ पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, मैं उसको ऐड करके चल रहा हूँ। बोला क्या, मैं यहाँ 2 पॉइंट लिख देता, सीधी सी बात है। क्या कहते हैं, बाइंडिंग अप करने के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है ट्रिब्यूनल बाय वॉलेंट्री, खत्म कहानी। ठीक है, मैं उसको डिटेल में समझा, बट डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी नॉलेज हो, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, चलो, बोला गया वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बोला गया इसमें एक अपडेट है, एज पर इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्ट कोड 2016 वॉलेंट्री बाइंडिंग अप द नाउ गवर्नेंस अंडर आईबीसी सेक्शन 59। सेक्शन 59 कहता है कि भैया इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो वो खुद से बोल रहा है कि भैया मेरे बस की नहीं, मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे बस की नहीं, कंपनी बंद करो, तो वो वॉलेंट्री कर सकता है। एप्लीकेबल फॉर द सॉल्वेंट कंपनीज, है ना, सॉल्वेंट कंपनी। कंडीशन फॉर द वॉलेंट्री वाइंडिंग क्या होना चाहिए, नो डेप्ट, कोई डेप्ट नहीं होना चाहिए, उसने सारी लायबिलिटी पे कर दी हो। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, सारे सोल्वेंसी को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो फाइल द मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, सारे के सारे जो डायरेक्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर का फाइल कर रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई हम अपनी कंपनी को क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग अप करना चाह रहे हैं।
स्पेशल रेजुलेशन मस्ट बी पास बाय शेयर होल्डर। स्पेशल रेजुलेशन मैंने क्या बोला था, 3/4 3/4 3/4, याद रखना 3/4 मतलब 75% से ज़्यादा के रेजुलेशन को बोला जाता है स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है। लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड एंड आरओसी, है ना लिक्विडेटर। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। हेलो, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लासेस का, इम्पोर्टेंट है तो बताइए। ठीक है, आता हूँ, ठीक है। A special resolution must be passed the shareholder, the liquidator is appointed and ROC is informed। ROC ने क्या करा, इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ प्रोसेस बी आ गया, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट के लिए वेट दूंगा, 2 मिनट में मैं अभी आपके पास आया, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट वेट। हेलो, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो, 1 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ा इस वीडियो के अंदर, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपने ये पढ़ ही लिया होगा। प्रोसेस अंडर आईबीसी, सेक्शन क्या सेक्शन है, डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी देगा, स्पेशल रेजुलेशन होगा, क्रेडिटर होगा, अप्रूव करेगा, सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग, है ना। पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा, मैंने बोला था पब्लिक को ऐड देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स जो भी उसको फाइनल रिपोर्ट देना पड़ेगा। सी पॉइंट, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अंडर द कंपनी एक्ट बिफोर आईबीसी, बिना आईबीसी के कर सकते हैं, जो कि सेक्शन क्या बोला गया, सेक्शन 304 और 323 नाउ ओमिटेड आफ्टर आईबीसी। जब आईबीसी एक्ट आ गया ना 2016 के अंदर बैंकरप्सी, तो 304 से लेकर 323 तक के जो सेक्शंस थे उनको डिलीट कर दिया गया, है ना। नोट, फॉर द नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज आईबीसी परमिटेड वॉलेंट्री लिक्विडेटर इवन व्हेन देयर इज नो इंसॉल्वेंस, अगर वो इंसॉल्वेंस नहीं है तो, ठीक है। बोलेगा समरी, दोनों में डिफरेंसेस है। क्वेश्चन देखो ये भी आ सकता है आपके पास 4 मार्क्स में कि दोनों में डिफरेंस बता दो, ट्रिब्यूनल और वॉलेंट्री वाइंड अप में। 10 मार्क्स में भी आ सकता है कि बता दीजिए कि ट्रिब्यूनल और वॉलेंट्री बाइंडिंग अप में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, करीब कितने पॉइंट है, यही 5-7 पॉइंट है, तो 10 मार्क्स में तो नहीं आएगा, 4 मार्क्स में आने की ज़्यादा संभावना है, बट 10 मार्क्स में भी आए तो आप उसको आप थोड़ा सा लेंथी अदर वर्ड्स ऐड कर दो, द कंपनी एक्ट 2013, है ना, दा लगा दिया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई, सीधी सी बात है। आईबीसी को पूरा लिख दो, इंडियन बैंक करप्टी एक्ट 2016, है ना, इस तरीके से, है ना। बोला गया ट्रिब्यूनल, क्रेडिटर्स, आरओसी, कंपनी इट सेल्फ, है ना। ग्राउंड्स क्या होता है, मिसकंडक्ट, फ्रॉड, पब्लिक इंटेंशन, है ना। यहाँ ग्राउंड्स क्या होगा, सॉल्वेंसी और शेयर होल्डर रेजुलेशन, खुद सॉल्वेंट हो गया शेयर होल्डर, है ना। ऑफिशियल लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, यहाँ सब सीधी सी बात है। बाइंडिंग आपका ट्रिब्यूनल का मतलब ट्रिब्यूनल ने ऑफिशियली लिक्विडेट कर दिया कि भाई कर दो, और वॉलेंट्री का मतलब खुद से वो बोल रहा है कि भाई मैं इंसॉल्वेंस हो गया प्रोफेशनली और मेरे को खत्म कर दो, मतलब खत्म क्या मतलब कंपनी को बंद कर दो, है ना। कोर्ट इन्वॉल्वमेंट्स, यस कोर्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रिब्यूनल के अंदर। मिनिमल मतलब मिनिमम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, अपना आप सारी चीज़ें खुद कर सकते हो, है ना। सूटेबल इंसॉल्वेंटी क्लोजर होता है, और यहाँ वॉलेंट्री एग्जिस्टिंग होती है। क्लियर, नीचे चला जाता है यार, ऊपर से पता नहीं क्यों। अच्छा लगा क्या बोलता है, रोल ऑफ द लिक्विडेटर। हाँ देखो, जो लिक्विडेटर आपको ट्रिब्यूनल के लिए एनसीएलटी आपको भेजता है ट्रिब्यूनल बाइंडिंग के लिए, उसका क्या रोल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के अंदर, इसलिए मैंने इसको बताया है आपको। बोला क्या,
और देखो आप समझना, मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई बोले कि भाई कंपनी के कौन कौन से सेक्शन के थ्रू, तो बताया नहीं भाई, 271 से लेके 323 तक का तो मैंने आपको बताया था ना, 365 तक का, ठीक है, उसके अंदर सारे सेक्शंस तो आ गए, तो सेक्शन वाइज ही बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे बी एक्ट को लो और सेक्शन को बताओ, तो ना तो मैं ऐसे पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाओगे। मैं एक बार पढ़ा दूंगा, मुझे क्या, मैं पढ़ा भी दूंगा समझा भी दूंगा, पर आप पढ़ लोगे और कहोगे यार ये क्या मत्था पेची है, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। तो उस तरीके से नहीं पढ़ाना, उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जहाँ सेक्शन का रेफरेंस भी हो और आप लिख भी सको एग्जाम के अंदर और समझ भी सको, है ना। तो बोला गया रोल ऑफ लिक्विडेटर। रोल ऑफ लिक्विडेटर क्या था, सेक्शन 275 से लेकर 277 तक बोलता है लिक्विडेटर प्ले अ सेंट्रल रोल इन द बाइंडिंग ऑफ प्रोसेस। पावर ऑफ लिक्विडेटर कहता टेक अ कंट्रोल ऑफ असेट्स, सेल अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, सेल क्रेडिट मीटिंग सेटल्स, ये सारी चीज़ें वो करता है। ये सारी चीज़ें क्या कर सकता है, सीधी सी बात है, जो भी उसके असेट्स हैं वो सेल करेगा, प्रॉपर्टी को सेल करेगा, क्रेडिटर्स को पैसा देगा, उनके साथ मीटिंग करेगा, सेटल करेगा क्लेम्स, डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोसेस और फाइल रिपोर्ट्स करेगा विद द ट्रिब्यूनल, है ना। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, फाइल रिपोर्ट कर देगा ट्रिब्यूनल को कि भैया जो आपने ड्यूटी दी थी लिक्विडेट हो गया, वो कर दे, है ना। अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 275 में इसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर कौन है, लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन है जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कंपनी के बाइंड अप के प्रोसेस के लिए, और ये उसके राइट्स हैं। इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर, बाइंडिंग ऑफ के ऑर्डर का क्या इफेक्ट है, सीधी सी बात है, कंपनी बंद होने का क्या इफेक्ट होगा, सीधी सी बात है, कंपनी का नाम आप कहीं यूज नहीं कर सकते। द केस ऑफ द कैरी ऑन बिजनेस, है ना, केसेस सीज ऑफ कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डायरेक्टर लॉस देयर पावर्स, डायरेक्टर के जो पावर्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अ लीगल सूट मस्ट बी रोटेट थ्रू द ट्रिब्यूनल, जो लीगल सूट्स होंगे, जो केसेस चल रहे होंगे, वो किसके रोटेट होंगे, वो ट्रिब्यूनल के थ्रू रोटेट किए जाएंगे। कंपनी कंटिन्यूस टू एग्जिट द पर्पस ऑफ बाइंडिंग ऑफ ओनली, भाई वो कंटिन्यूस अगर थोड़े बहुत भी काम रह रहे हैं वो किसके पर्पस ऑफ बाइंडिंग, सारे काम क्या हो जाएंगे, बंद कर देंगे। ये बात कहाँ लिखी गई, सेक्शन 277 से लेकर 281 द गवर्न बाय द इफेक्ट। इफेक्ट के बारे में कहाँ से बताया गया, 277 से लेकर 281 तक। अब बोले कि 4 पॉइंट हैं और अब 77 से 81 जरूरी कोई है यार कि 77 से लेकर 281 तक में हम बहुत कुछ सारी बातें लिखी हुई, छोटी कम भी बातें होती हैं। बोला गया फ्रूडेंटियल कंडक्ट ड्यूरिंग द बाइंडिंग अप, कोई ऐसा बाइंडिंग अप जो कि आपने क्या गलत काम किया उसके बाद किया जाए, तो सेक्शन 339 में है। बोला गया इफ एनी कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रूडेंटियल डायरेक्टर एंड ऑफिसर मे बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। अब बोलोगे ये ऑफिसर कौन है, भाई ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जिसकी तनख्वाह कम से कम 1 लाख से ज़्यादा हो कंपनी के अंदर, ठीक है, और वो की मैनेजमेंट रूल के अंदर इन्वॉल्व हो और जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया हो। स्टकिंग ऑफ वर्सेस बाइंडिंग अप, ये क्या केस लो दिखा दिया, नहीं केस ऑफ नहीं है, सॉरी, स्ट्राइकिंग ऑफ वर्सेस बाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप में क्या होता है, कंपनी बंद कर दी जाती है, ठीक है, जिसको दोबारा रिवोकेशन नहीं किया जाता। स्ट्राइक ऑफ में तो कंपनी को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है, बाद में हम उसको चला सकते हैं आगे। तो बोला गया गवर्निंग प्रोसेस कहता है सेक्शन 248 में बोला गया है किसके बारे में, स्ट्राइकिंग ऑफ के बारे में। बाइंडिंग अप किससे बात करता है, 270 से लेकर 265 तक, ठीक है। बोला गया नेचर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होता है, इसका जुडिशियल और लीगल नेचर होता है। बोला गया हु इनिटेट्स, आरओसी करता है इस चीज़ को कि भैया कंपनी में काम नहीं कर रहे हो ना, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो ना, टैक्स नहीं भर रहे हो ना, चल नहीं रही, ऐसा करो अभी थोड़े टाइम के लिए स्ट्राइक ऑफ कर दो, है ना। ट्रिब्यूनल ऑफ द कंपनी, इसके बारे में कौन इंटेंशन लेता है, शुरू कौन करता है, इनिशिएट कौन करता है, तो इनिशिएट वो करता है जो कि ट्रिब्यूनल ऑफ द कंपनी। बोलेगा फाइनलिटी, नेम इज रिमूव्ड, इसके पास क्या है, फाइनल नेम क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है, और लीगल एक्टिविटी डिस्क्लोज, जितने भी लीगल एक्टिविटी डिस्क्लोज कर देते हैं, है ना। सुटेबल फॉर क्या बोलता है, इनएक्टिव कंपनीज ऑपरेशन, इनएक्टिव कंपनीज होता है ऑपरेशनल और डिफॉल्टिंग कंपनीज, मतलब ऑपरेशनल और डिफॉल्टिंग कंपनी किसके लिए किया जाता है, बाइंडिंग अप के लिए, और इनएक्टिव कंपनी के लिए किया जाता है, मैंने बोला ना भाई काम नहीं चल रहा है तो स्ट्राइक ऑफ कर दिया, और क्या कर रहा है, कोई डिफॉल्ट किया कंपनी ने तो ऑपरेशनली कोई डिफॉल्ट किया कंपनी ने तो बाइंडिंग अप कर दिया गया, ठीक है। ये कुछ केस लॉज हैं, या पढ़ लेना कंपनी बाइंडिंग अप रूल 2020 के बारे में। भाई जो कंपनी का बाइंडिंग अप रूल है जो बोलता है, क्या पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोलता है, कहता था रूल कम इनटू इफेक्ट टू नॉन आईबीसी बाइंडिंग अप कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेशन ओनली टू कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, नोट लिस्टेड कंपनी, नोट अंडर आईबीसी, कोई बैंकरप्टी कंपनी के अंदर नहीं है, तब जाकर उसके ऊपर ये रूल लगेगा, है ना, प्रोवाइडेड सिमिलर प्रोडक्ट्स। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अभी भी हमारे पास क्या 7 को लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पूरे 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अभी हम आधे घंटे से ज़्यादा दे चुके हैं हमारे सिर्फ इन 7 क्वेश्चन के अंदर। एक मिनट रुकना,
हम अपने 7 क्वेश्चन के अंदर 8 घंटे से ज़्यादा दे चुके हैं, ठीक है, आधे घंटे ज़्यादा दे चुके हैं। और अभी में 7 क्वेश्चंस और करने, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट और लग सकते हैं, ये ज़्यादा ही लग जाएंगे। हमने क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करे जिसके अंदर हम आधे घंटे ज़्यादा चुके हैं, और अभी हमारे पास 7 क्वेश्चन, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा और फ्लुएंटली और स्पीडली काम करें, ठीक है। देखो इस आंसर के अंदर इतने कंटेंट है ना कि आपके 10 मार्क्स को क्रॉस कर जाएगा। इस इंटेंशन के अंदर आपके इतने क्वेश्चन है कि आपके 10 मार्क्स को क्या कर देगा, वो क्रॉस कर देगा। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, विद रेफरेंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, लीगल प्रोविजन एंड केस लॉज है। इसके अंदर क्या लीगल प्रोविजन और केस लॉज, सीधी सी बात है कंपनी का यूज किया। इंट्रोडक्शन क्या कहता है भाई, शेयर में आपको बता दो शेयर क्या होता है। शेयर्स मतलब वही कंपनी जो शेयर्स को इशू कर रही है और उसके बेस पे पब्लिक से पैसा ले रही है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन अ कंपनी शेयर रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के जो ओनरशिप है उसको यूनिट में, छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया गया और उसको बेचा जा रहा है। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द ओनरशिप इन डिविडेंड इनटू द शेयर। दिस शेयर सर्व अ मीडियम फॉर राइजिंग कैपिटल, कहता है, एंड ऑल्सो इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट हेल्ड बाय द मेंबर इन द कंपनी। वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। सीधी सी बात है, आज मेरे पास किसी कंपनी का 10 शेयर है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ उस मार्केट के 20 शेयर, 20 और खरीद लूंगा, 100 और खरीद लूंगा, 1000 खरीद, तो मेरी राइट्स और मेरी पावर क्या हो जाएंगे, उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे कि मेरी वोटिंग राइट्स बढ़ेंगी। इसको डिफाइन कहाँ किया गया, तो बोला गया सेक्शन को, सेक्शन मतलब नहीं शेयर के, शेयर्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 284 के अंदर, 43 एंड 44 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मतलब अगर डेफिनेशन की बात करी जाए शेयर की, तो शेयर की डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 284 के अंदर, सेक्शन 284 नहीं, सेक्शन 2 क्लोज 84 के अंदर उसकी डेफिनेशन है। और सेक्शन 43 से लेके 44 तक की बात किसकी करता है, वो शेयर कैपिटल की बात करता है। इसके अंदर बात करेंगे शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे अलॉट किया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, सारी चीज़ें, है ना। और इसके अंदर रूल के लिए क्या लगा है, कंपनी एक्ट शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 का जो कंपनी है शेयर कैपिटल डिवेंचर का रूल, तो ये रूल यहाँ पे लगेंगे। बोला गया मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक। क्लियर, कहता शेयर्स मीन्स अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी का शेयर कैपिटल को हम शेयर बोलते हैं, और उसके इंक्लूडिंग स्टॉक्स, उसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर से बोलते हैं। बोलोगे इंक्लूडिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक शेयर मतलब इक्विटी शेयर, एक शेयर है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर 9%, प्रेफरेंस शेयर 10%, उनके बल्क को, जब बल्क में आ जाता है वो क्या हो जाता है, कई सारे शेयर्स को जब हम बल्क कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूडिंग स्टॉक्स। यहाँ केस लो लिखा हुआ भैया, पढ़ना, फॉर्मल वर्सेस इन द बोर्डलैंड, ट्रस्टी वर्सेस स्टील बोर्डलाइन, स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इन शेयर इन द इंटेंशन टू शेयर होल्डर द कंपनी मेजर बाय द सम मनी फॉर द पर्पस ऑफ लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट, लायबिलिटी और इंटरेस्ट के लिए, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर अंडर द कंपनी एक्ट, भाई कितने क्लासिफिकेशन है, तो मैंने बोला सेक्शन 43 के अंदर द कंपनी एक्ट इशू ओनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, तीसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये शायद हो सकता है पीछे जब क्वेश्चन आया था शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन, तो मैंने उसमें भी इसके बारे में बताया था, ठीक है। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल सेक्शन 43A में डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर बात करता है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल का वोटिंग राइट्स होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का वोट कर सकता है, इसके नो फिक्स डिविडेंड होते हैं, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स ड्यूरिंग द बाइंडिंग अप, इसको बाइंड कर देते हैं, रैंक आफ्टर प्रेफरेंस शेयर ड्यूरिंग द बाइंडिंग अप, सबसे पहले क्या, पहला रैंक, इसका जो रैंक होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है। सुटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स, डिफरेंशियल राइट्स को DRV शेयर बोलते हैं, है ना। इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को यहाँ डिफाइन किया, ऑल द अंडर रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। इस पर वो लगता है, रूल लगता है, कंडीशन टू इशू DBRS, आर्टिकल मस्ट बी ऑथराइज, आर्टिकल क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, जिसके अंदर शेयर होल्डर रिजॉल्व बाय ऑर्डर और स्पेसिफिक रेजुलेशन, मैक्सिमम 74, मैंने क्या बोला 3/4, मैक्सिमम 74 वोटिंग ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कैन बी हेल्ड बाय DVR वो तभी कर सकता है, DVR मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कर सकता है, ठीक है। यूज केसेस, स्टार्टअप यूज DRV टू कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल द रेजिंग कैपिटल, है ना। ये क्या होता है, सीधी सी बात है, कैपिटल रेज करेगा। तो फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कहता है प्रेफरेंस शेयर ऑन द इक्विटी शेयर इज टू एस्पेक्ट होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके अंदर डिविडेंड मिलते हैं, इसको रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, इसका कैपिटल इसको मिलता है टाइम बाय द बाइंडिंग ऑफ मतलब सारा कैपिटल उसको दिया जाता है। सेक्शन 43B डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर्मूला, देखो मैंने ना सेक्शन हर जगह यूज़ किया हुआ है, मोस्टली जहाँ तक मैं कर सकता था।
पर जरूरी नहीं है कि आपको सारे सेक्शन याद हो, तो याद हो जाए तो बेटर है, नहीं याद हो जाए तो कंटेंट याद कर लेना, वो लिख के जाना। और सेक्शन का यूज ही तब करना जब आपको 100% याद है, अगर 100% याद नहीं है तो उसको रिमूव कर देना। बोलता है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और ई रिडीमेबल। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इनके अलग अलग से भी 4 मार्क्स में आपके पूछे जा सकते हैं। कम्युलेटिव क्या है, नॉन कम्युलेटिव क्या है, पार्टिसिपेट क्या है, नॉन पार्टिसिपेट क्या है, कन्वर्टेबल क्या है, नॉन कन्वर्टेबल क्या है, रिडीम क्या है, ई रिडीमेबल क्या होता है। रिडीमेबल मतलब मस्ट बी रिडीम विद इन 20 ईयर्स, नॉट ऑल्सो अंडर द कंपनी इंडियन लॉ। कन्वर्टेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, सीधी सी बात है। नॉन कन्वर्टेबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर। नॉन पार्टिसिपेटर लिमिटेड और फिक्स डिविडेंड होता है। इंटायर्ड इनटू द एक्स्ट्रा प्रॉफिट आफ्टर द इक्विटी डिविडेंड, ये पार्टिसिपेटर होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है उसको, है ना। नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड लैप्स इन नॉट डिक्लेयर इन द ईयर, डिविडेंड क्या होता है, लैप्स कर देते हैं अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया तो। कम्युलेटिव मतलब अनपेड डिविडेंड गेट अ कैरी फॉरवर्ड, अगर डिविडेंड नहीं मिला तो डिविडेंड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगले साल में। की डिफरेंस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है। पहला क्या है, इक्विटी शेयर वेरिएबल है, प्रेफरेंस शेयर फिक्स है। इक्विटी शेयर में क्या वोटिंग राइट्स होते हैं, नो वोटिंग राइट्स एक्सपेक्ट द स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं, क्यों, जब वहाँ उसके पावर को बाउंड किया जाता है या उसके पावर में और उसके राइट्स के ऊपर कोई चेंजेस होता है तभी प्रेफरेंस शेयर वोटिंग दे सकता है, अदरवाइज वो वोटिंग नहीं देता है। प्रियोरिटी पेमेंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर इक्विटी, सबसे पहले पेमेंट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी को बाद में किया जाता है। ठीक है, बोला गया इक्विटी क्या नॉन कन्वर्टेबल होता है, प्रेफरेंस शेयर मे बी कन्वर्टेबल मे बी नॉट। इसके अंदर हायर रिस्क होता है, इसके अंदर लोअर रिस्क होता है। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर होता है, यहाँ का होता है कन्वर्जन इनटू इन्वेस्टर, कन्वर्ट कर सकता है इन्वेस्टर अपने आप को। फिर बोला गया इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या बात करता है भैया, हाँ भाई, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैसे इशू किया जाएगा, कैसे रिडम्पशन किया जाएगा, ये सेक्शन 55 बात करता है। किस बात करता है, सेक्शन 55 बात करता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम, प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम। एक मिनट देखें यार, वीडियो सही आ रही है ना हमारी, हाँ बिल्कुल सही आ रही है, सही चल रहा है। बोला गया सेक्शन 55 इशू एंड रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, क्या था, प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम विद इन 20 ईयर्स। भाई जरूरी है 20 साल के अंदर प्रेफरेंस शेयर क्या करने के लिए, रिडीम कर लेंगे। कैन ओनली बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड या आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स। मतलब क्या था, इसको रिडीम कर सकते हैं किससे, प्रॉफिट से, या जब हम उसको रिडीम करेंगे तो हम उसके टाइम पे दोबारा एक नया फ्रेश इशू कर सकते हैं। स्पेशल एग्जाम्पशंस, क्या एग्जाम्पशंस है, बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर मोर देन 20 ईयर सब्जेक्ट टू रिडम्पशन ऑफ 10% द 21st ईयर ऑफ द। देखो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लाइन क्या कहना चाहता है, पढ़ लेना इसको। बोलता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स ने इशू किया है तो उसको तो वो रिडीम करेगा 20 ईयर के बाद, बट वो उससे ज़्यादा रख सकता है 20 ईयर के बाद, पर उसे हर मतलब कुल मिलाकर 30 साल तक रह सकता है, और हर वो 21 साल का जब उसको 10% क्या करना होगा, रिडीम करके चलना पड़ेगा। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, क्यों इशू करता है। देखो ये जो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स है, प्रोहिबिशन, ये 4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं सेक्शन बाय सेक्शन, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और रखिएगा अपने पास अपने दिमाग में। दिस शेयर्स इशू एम्प्लॉय और डायरेक्टर डिस्काउंट और कंसिडरेशन फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश लाइक नाउ हाउ और वैल्यू एडिशन। मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर को, उनके वैल्यू को एडिशन करने के लिए इशू किया गया, यही एक शेयर्स है जो क्या करता है, डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। कंपनी कभी भी किसी भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, बट स्वेट इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। इसको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन रिक्वायर्ड। स्पेशल रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, 3/4। लॉक पीरियड कितने साल का होगा, 3 साल के लिए। 3 साल से पहले मान लो अगर किसी कंपनी ने अपने डायरेक्टर को, अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि आज पैसा शेयर मिला कल बेच के जा रहा हूँ बाय बाय मैं तो जा रहा है बाबा, तो नहीं, कंपनी के लिए रुक, ये जो शेयर तेरे को दिए हैं ना, ये इसीलिए दिए हैं कि तू कंपनी में रुक के काम करे। ऐसा नहीं है उन्होंने लिए शेयर और चल दिए, तो आप ऐसे नहीं जा सकते हो, तुरंत जा नहीं सकते। आपको 3 साल तक कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने 3 साल तक कंपनी को टाइम नहीं दिया और आप अपने घर चल दिए तो ये शेयर्स आपके नहीं होंगे, आप उसको रिडीम नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। कैन नॉट एक्सीड 50% पेड अप कैपिटल ऑफ या 5 करोड़। मतलब क्या बोला, कहता है भाई जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे ना तो अपना 15% दे सकते हो, किसका, पेड अप कैपिटल का, या 5 करोड़ तक के, इससे ज़्यादा का नहीं दे सकते हो। यूजफुल फॉर टच स्टार्टअप, हाँ ये क्या होता है, यूजफुल होता है किसके लिए, एक स्टार्टअप कंपनी के लिए, रिवार्ड द एम्प्लॉय, है ना, कंपनी स्टार्ट कर सके। बोला सेक्शन प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। भाई
मैंने बताया था आपको कि डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है, लिखा गया कंपनी कैन नॉट बी इशू शेयर एट द डिस्काउंट एक्सपेक्टेड इन द स्वेट इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन 54. Section 54, if share are the issue at a discount in violation the issue of void and company is liable to penalty. कंपनी क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा पेनल्टी की. चलो बोला गया सेक्शन 62. कौन कहता है यार कि मैं वीडियो जो बनाता हूँ सेक्शन वाइज नहीं बनाता हूँ, इतने सारे तो सेक्शन डाल रखे हैं. चलो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कहता है, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कहता है बैन कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज शेयर कैपिटल, राइट इशू है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है और प्राइवेट प्लेसमेंट एज पर सेक्शन 42 ये कर सकता है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स. कहता है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज प्रमोटर, मतलब क्या कहता है व्हेन कंपनी प्रोसीड टू इंक्रीज शेयर कैपिटल, मतलब फर्दर इशू का मतलब क्या होता है, पहले से इशू है दोबारा से इशू कर रहा है, तो कब कर सकता है, जब वो इशू करेगा तो राइट इशू देगा, मतलब जो शेयर खरीद चुके हैं पहले से उनको बोलेगा भाई मैं आपको कम रेट में दे रहा हूँ, डिस्काउंट में दे रहा हूँ, कम रेट करके दे रहा हूँ, है ना, मार्केट वैल्यू, तो पहले उनको बोलेगा भाई आपके पास राइट से पहले आप खरीदो. बोलेगा एम्प्लॉय स्टॉक पहले एम्प्लॉय को देगा. बोलेगा प्राइवेट प्लेसमेंट एज पर सेक्शन 42 के अंदर जो है उसके अंदर सेक्शन 42 के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात बताई गई है और उसके द्वारा किया जा सकता है. इंश्योर इक्विटी शेयर होल्डर आर गिवन प्योरिटी इन फर्दर इशूज, सीधी सी बात है कि सबसे पहले इक्विटी शेयर को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, प्योरिटी दी जाती है फर्दर इशू करने से पहले, ये सारे इशू में. अब बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की, क्वेश्चन आ सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट से इसके बारे में, तो पढ़ लेते हैं. बोलोगे ऑफर टू सेलेक्टेड ग्रुप्स मैक्सिमम 200 इन अ ईयर नॉट इंक्लूडिंग QIBS एंड एम्प्लॉइज, है ना, मस्ट इशू पास फॉर ऑफर लेटर फाइलिंग विथ ROC इन पास 3, लिख देना, बहुत रेडी है, ROC को मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है. यूज राइजिंग कैपिटल फॉर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टर, मतलब जो इन्वेस्टर है उनसे क्या कर रहा है, कैपिटल को रेज कर रहा है. नंबरिंग ऑफ शेयर्स, नंबरिंग ऑफ शेयर्स क्या बोला भाई, नंबरिंग ऑफ शेयर्स कहता है एवरी शेयर मस्ट बी डिस्टिंक्टली नंबर्ड एक्सपर्ट इन द केस ऑफ डिटर्मिनाइजेशन फॉर्म्स. कहता है प्रिवेंट डुप्लीकेट एंड इंश्योर ओनरशिप रिकॉर्ड्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर सेक्शन 54. भैया सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनियों को तो ट्रांसफर करना बहुत ईजी है, पब्लिक कंपनी को ट्रांसफर करना बहुत ईजी है, बट अगर वही प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ ट्रांसफर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है. मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल होता है, इजी टू सब्जेक्ट होता है, आर्टिकल्स में होना चाहिए. इन अ प्राइवेट कंपनी राइट टू द ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड, प्री इम्परेटिव राइट्स अप्लाई होते हैं. बोलेगा इन पब्लिक फ्रीली ट्रांसफर होता है. केस लो है इसका, पढ़ लेना, BR रंगराज वर्सेस BB गोपाल कृष्णा 1992, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी आर्टिकल्स. बोनस शेयर्स सेक्शन 63, बोनस शेयर आर फ्री शेयर इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कंडीशन ऑथराइज बाय आर्टिकल. भाई सीधी सी बात है, ये क्या बोला, बोनस शेयर क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, बोनस शेयर किसकी बात करता है, सेक्शन 63 की बात करता है. बोनस शेयर क्या होता है भाई, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसा दिया जाता है शेयर के थ्रू, मतलब शेयर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोनस शेयर. इसमें कहता है ऑथराइज, आर्टिकल में ऑथराइज किया जाता है, और नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डेप्थ या आउट स्टैचुटरी ड्यूट्स, मतलब बोनस शेयर कंपनी तब इशू कर सकती है जब वो कहीं डिफॉल्ट में ना हो, कोई ऐसा स्टैचुटरी ड्यूट नहीं कर सकती. इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसे अपने आप को ऑथराइज करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसको ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है. डज नॉट इन्वॉल्व इनफ्लो ऑफ फंड बट इंक्रीज टोटल शेयर कैपिटल, ये इनफ्लो तो नहीं आता पर शेयर कैपिटल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या कहता है, सेक्शन 68 में बात करते हैं बायबैक शेयर्स की. बायबैक शेयर्स क्या कहता है कि जो शेयर्स दे रखे हैं, इशू कर रखे हैं, हम उसको क्या कहते हैं, बायबैक कर रहे हैं. कंपनी अपने शेयर्स को खुद से खरीदती है, उसको बोला जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स. कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम फ्री रिजर्व के द्वारा या सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रोसीडिंग फॉर अर्लियर इशू नोट फॉर सेम काइंड्स, मतलब जो शेयर वो बायबैक कर रही है सेम वही शेयर वो इशू नहीं कर सकती है, दूसरे इशूज कर सकती, शेयर इशू कर सकती है दूसरे टाइप के, और उस पैसे से वो बायबैक कर सकती है. फ्री रिजर्व पड़ा हुआ तो उससे बायबैक कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ तो उससे वो बायबैक कर सकती है. बायबैक की लिमिट क्या है, मैक्सिमम 25% ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड फ्री रिजर्व को जो वैल्यू होगा उतनी ही वो बायबैक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकती है. फॉरफिटेड एंड री इशू, देखो आपके एक शेयर कैपिटल के क्वेश्चन के अंदर ना मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, शेयर कैपिटल का पूरा ही बता दिया. अगर एक चैप्टर की बात करी जाए कि शेयर कैपिटल क्या है तो उसके काइंड्स, उसके इशू, उसके फॉरफिटेड सब बता दिया.
इसमें से आपके 10 मार्क्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 20 मार्क्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वीडियो इतना इफेक्टिव है ना आपके लिए, आपने पूरा देख लिया, सुन लिया, समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा। और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर। फॉरफिटेड एंड रेज ऑफ शेयर्स कहता है इफ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल मनी कंपनी कैन फॉरफिटेड शेयर एंड द री इशू देन रिक्वायर्ड टू कंप्लायंस विद द आर्टिकल एंड प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन करके और आर्टिकल के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, कर सकते हैं। ये कहा गोल्डन शेयर्स कहता थ्रू द नॉट स्पेसिफाइड मेंशन इन द एक्ट गोल्डन शेयर रेफर टू द स्पेशल शेयर विद द वीटो राइट्स रिटेन बाय द गवर्नमेंट इन द प्राइवेटाइज कंपनी। ये होते हैं गोल्डन शेयर, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, प्राइवेटाइज कर देती है कंपनियों को, गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइज कर देती है। यूज द प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, एग्जाम्पल एयर इंडिया प्री डिस इन्वेस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है गोल्डन शेयर का, एयर इंडिया प्री डिस इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर्स और बोनस शेयर्स और ईसॉप्स के अंदर, तीनों के अंदर डिफरेंस पढ़ लेना, पहले ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ मैं। ये कुछ रिलेवेंट केस लॉज हैं, ये भी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ शेयर्स, भाई सीधी सी बात है, कंट्रोल, डिविडेंड, प्लानिंग, रिस्क एलोकेशंस, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द पावर, फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि भैया जो डायरेक्टर के पोजीशन पे उसकी क्या पावर है, क्या फंक्शन है और क्या ही उसका पोजीशन है डायरेक्टर का, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्टर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। क्या है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुना होगा आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पढ़ते हैं चलो। एक कंपनी बीइंग अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओवन। सही बात है, कंपनी का एक लीगल आर्टिकल पर्सन है जो खुद से एक्ट नहीं करता, एक पर्सन है जो एक्ट करेगा, वो कोई पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इट ऑपरेट्स थ्रू द नेचुरल पर्सन, इसको ऑपरेट कौन करते हैं, नेचुरल पर्सन हु आर कॉल्ड डायरेक्टर, उसी को बोलते हैं क्या, डायरेक्टर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि खुद से काम नहीं करता है, उसको जो ऑपरेट करता है वो नेचुरल पर्सन है और उसी को बोला जाता है डायरेक्टर। दीज डायरेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनमें से कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टर आर द बीइंग ब्रेन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर क्या है, एक ब्रेन होता है कंपनी का जिसके डिसीजन पे पूरी कंपनी चलेगी। एक्ट, द रोल ऑफ द डायरेक्टर इज गवर्न बाय द कंपनी एक्ट एंड वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वो किस तरीके से रोल करेगा, कैसे काम करेगा, ये कंपनी एक्ट 2013 बताता है। रिलेवेंट सेक्शंस, उसके कुछ सेक्शंस हैं। बोला गया डेफिनेशन की अगर बात करी जाए तो बोला गया भैया सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर डायरेक्टर की डेफिनेशन को दिया गया। कहाँ दिया गया है, 2 क्लॉज 34 के अंदर डायरेक्टर की डेफिनेशन को दिया गया। बोला गया सेक्शन 149 टू सेक्शन 172 रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, ड्यूटी, पावर, मीटिंग, डिस्क्वालिफिकेशन एंड लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, ये सारी बात करी गई। हमें 3 बात पूछी, परफॉर्मेंस, पावर और पोजीशन, ये सारी बात करेंगे। तो हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। बोला गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर, बोला गया पढ़ते हैं चलो। ये तो देखो, ये तो रिलेवेंट चीज़ें थी। अगर 4 मार्क्स में आ जाए डायरेक्टर तो इतना लिख दो, खत्म। 10 मार्क्स में आए तो ये लिखना शुरू करो, ठीक है। 10 मार्क्स में आएगा तो ये लिखना शुरू करोगे, और क्या भाई। अभी 8 पे हैं, अभी 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं और मेरी तो गला सूख गया, सही बता रहा हूँ, मेरा गला सूख गया। और हम काफ़ी टाइम से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास। हमारी क्लास को रिकॉर्ड करते हुए भी 1 घंटा हो गया, मुझे लगता है पूरा 1 घंटा लगेगा। बाकी मैं और फुर्ती में कोशिश कर रहा हूँ, जितनी तेज़ी में करा सकूँ उतनी तेज़ी में क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सेक्शन 34 डेफिनेशन बोला, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ कंपनी उसको अपॉइंट करते हैं। रूल है रीफॉरेस्ट ऑफ डीन कोल माइनिंग कंपनी, इसका केस लॉज है, पढ़ लेना। कि मैं बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। लीगल प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टर क्या बोलता है, लीगल प्रोविजन क्या कहता है, द पोजीशन, लीगल पोजीशन, सॉरी प्रोविजन कर रहा हूँ, लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर कहता है पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर हैज बीन डिस्क्राइब इन द वेरियस एग्जाम फॉर्म्स, कहता है अलग अलग फॉर्म्स में इसको एजेंट होता है, ट्रस्टी होता है, एम्प्लॉय होता है और ऑफिसर होता है। ये इसके क्या लीगल प्रोविजन है। एजेंट क्या होता है, एक्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी इज बाउंड बाय द देयर एक्ट्स, ठीक है। ट्रस्टी होल्ड कंपनी असेट्स in trust, must act in company's best interest. Employee when give a managerial role with salary, वो उसका एक थोड़ा सा सैलरी भी उसको मिलता है, इसलिए उसको एम्प्लॉय बोला गया। ऑफिसर इज डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 250 फॉर द पीनल प्रोविजन, कहता है भैया अगर कोई ऑफिसर डिफॉल्ट है, जो कि सेक्शन जिसका डेफिनेशन सेक्शन 260 में दिया गया है और बोला गया उसके अंदर पीनल का प्रोविजन होता है। केस लो है इन रामचंद्र एंड सन शुगर मिल्स वर्सेस कन्हैया लाल। डायरेक्टर आर द डिस्क्राइब एजेंट, ट्रस्टी एंड समटाइम मीनिंग पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, क्या था इस केस लो के अंदर जजमेंट ने ये चीज़ें डिस्क्राइब करी थी। पावर ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की क्या पावर है, बोला गया सेक्शन 179 ऑफ द कंपनी एक्ट 2000 प्रोवाइडेड द रूल, क्या बोला गया, सेक्शन 179 ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइडेड द
board of the director empower to the all such act and their company is authorized to do subject to provision of the act and companies articles. कहता है की पावर ऑफ द बोर्ड, कहता है पावर और डिस्क्रिप्शन, कहता है बोरो मनी ले सकता है, कैन रेज अ लोन फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्ट सरप्लस फंड ऑफ द कंपनी, प्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर प्लेसिंग इन एजीएम, एजीएम के अंदर क्या करता है, अप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपॉइंट KMP की मैनेजमेंट पर्सन को अगर अपॉइंट करने की बात आती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है, इंक्लूडिंग किसको बोलते हैं, CEO, CFO एंड CS। ये 3 पर्सन ऐसे हैं, जब क्या कहते हैं इनको अपॉइंट करने की बात करते हैं तो कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर अपॉइंट करता है। इशू डिवेंचर एज अ मीन्स ऑफ राइजिंग कैपिटल, कैपिटल को अगर राइज करना तो इशू कर सकता है डिवेंचर को। ग्रांट लोन्स और गिवन अ गारंटी सिक्योरिटी, वो लोन को ग्रांट्स कर सकता है और सिक्योरिटी की गारंटी भी दे सकता है डायरेक्टर। बोला गया डिवर्सिफाई बिजनेस, चेंज और ऐड अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है उसको डिवाइड कर सकता है, अलग बिजनेस में बिजनेस का लाइन चेंज कर सकता है, या ऐड अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, न्यू लाइन बिजनेस में ऐड कर सकता है। अप्रूव मार्जिन अमलगमेशन सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल, भाई सीधी सी बात है, वो क्या कर सकता है, मार्जिन के लिए, मर्ज के लिए, अमलगमेशन के लिए है, शेयर होल्डर को अप्रूव कर सकता है। द पावर ऑफ मस्ट बी एग्जिस्टिंग बोर्ड रेजुलेशन पास द बोर्ड मीटिंग और वाई सर्कुलेशन, मतलब कहता है दीज पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड रेजुलेशन पास इन द बोर्ड मीटिंग या वाई सर्कुलेशन के द्वारा भी इस पावर को वो यूज कर सकता है, बोर्ड मीटिंग को यूज करता है। पावर ओनली एक्साइसेबल वाई बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 179 सब क्लोज 3 के अंदर बता दो कुछ ऐसे पावर है जो कि वो बोर्ड मीटिंग में ले सकता है। मेक अ कॉल ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कॉल करेगा, ऑथराइज बाई बैक सिक्योरिटी, इशू सिक्योरिटी, बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, ग्रांट लोन्स एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डिवर्जर बिजनेस ऑपरेशन, ये किसमें ले सकता है, बोर्ड मीटिंग में पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टर, मतलब सीधी सी बात है, क्या ड्यूटी है, क्या फंक्शन है डायरेक्टर की, उसके बारे में बात करेगा। सेक्शन 166 बोलता है एक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, वो सारे काम किसके अकॉर्डिंग करेगा, आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेगा। लिखा गया डायरेक्टर मस्ट बी एक्ट अकॉर्डिंग विद द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रमोट ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को कहता है एक्ट इन द गुड फेथ ऑफ द प्रमोटर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के प्रमोटर का क्या मतलब होता है कि वो अपने कंपनी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो वो यहाँ पे वो कर सकता है। बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एम्प्लॉय कम्युनिटी, एक्सरसाइज ड्यूटी विद केयर, है ना, केस लॉज है। अवॉइड कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं पे उसे लगेगा था नो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट विद कंपनीज इंटरेस्ट, अगर कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है उसका पर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अवॉइड कर सकता है। नॉट टू अचीव अनड्यू गेन, कहता है इफ डायरेक्टर गेन अनड्यू एडवांटेज ही इज लायबल टू पे अ इक्वल अमाउंट टू द कंपनी, कंपनी कोई भी क्या कर सकती है, डायरेक्टर किसी भी तरह का अपने एडवांटेज नहीं ले सकती है कंपनी का, है ना, जो कि अनड्यू हो, जो कि लीगल ना हो, तो उसको क्या है वो लायबल हो जाएगा। पेनल्टी फॉर कंट्रीब्यूशन, अगर कुछ भी पेनल्टी होती है तो डायरेक्टर ऊपर कितने की पेनल्टी है भैया, 1 लाख की पेनल्टी है डायरेक्टर ऊपर, बहुत बढ़िया। कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर भैया, मीनिंग ऑफ डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, डिपेंड, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, सेल स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब सेक्शन 149 टू सेक्शन 152 गवर्न द अपॉइंटमेंट, ट्रोन एंड टाइप ऑफ डायरेक्टर, इसके बारे में बताया गया, अपॉइंटमेंट के बारे में और इनके डायरेक्टर के बारे में बताया गया। इस सेक्शन कितने से 149 से लेकर, तो ये टाइप ऑफ डायरेक्टर बोला गया। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं भाई, मैं एक बार बता देता हूँ, आगे का ये पढ़ लेना। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, जो मैनेज करता है, इसे चार्ज ऑफ सब्सटेंट ऑफ द पार्टी। होल टाइम डायरेक्टर मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जिस्टिंग ऑन बेसिस नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड होल्ड या ऑफिस till next AGM, alternate director in absence of original director, women director mandatory in certain listed company, small एस बता दिया मैंने, ठीक है। अब बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149(6), ये क्या है, मैंडेटरी होता है, लिस्टेड कंपनी के अंदर होता है,
क्रिटेन पब्लिक कंपनी क्रिटिसाइज बेस पे होता है। नॉन रिलेशनशिप प्रमोट और कहता है नोट ऑफ प्रमोटर और रिलेटिव एम्प्लॉय डायरेक्टर रिलेशनशिप इन लास्ट 3 ईयर, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा तो वो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी क्वेश्चन करा दिया, ये उसके बारे में तो आप वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्वालीफाई कौन कौन से होते हैं, ये पीछे क्वेश्चन में बता चुका है ना। वोकेशन ऑफ ऑफिस, भाई सीधी सी बात है, वोकेशनल ऑफ ऑफिस सेक्शन 179 डायरेक्टर मस्ट बी वैकेंट ऑफ एंड बैन, क्या कहता है, डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 164 हो जाए, एब्सेंट ऑफ द ऑल मीटिंग इन 12 मंथ, है ना, कन्विक्टेड ऑफ द ऑब्सेंस ऑफ द की सारी चीज़ें, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, सारी लायबिलिटी है, सिविल की, क्रिमिनल की, स्टेचुरी की, पेनल की, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले। रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर क्या बोला गया, कहता है पब्लिक कंपनी में लिमिटेड होता है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो उसका नेट प्रॉफिट होगा उसको क्या मिलेगा, उसको 11% मिलेगा अपना क्या कहते हैं रेम्यूनरेशन, मतलब उसको सैलरी जो बोलते हैं, है ना। मैनेजिंग पर्सनल एज पर शेड्यूल फी, है ना। मार्जिनल पर्सन जो होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेड सिटिंग फी एंड कमीशन ओनली, उसको क्या मिलता है, सिटिंग फी मिलता है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसको क्या मिलता है, सिटिंग फी और कमीशन मिलता है। मीटिंग एंड गवर्नेंस, टाइप ऑफ मीटिंग, फ्रीक्वेंसी, भाई सीधी सी बात है, बोर्ड मीटिंग होता है मिनिमम 4 ईयर्स में। मैं ये आपको बता रहा हूँ मीटिंग एंड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना समझना भी। क्या था, बोर्ड मीटिंग क्या होता है, मिनिमम 4 साल के अंदर बोर्ड मीटिंग होना ही होना है, 4 पर ईयर, 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना है। कम्युनिटी मीटिंग कहता है एज पर कमिटी चार्ट के अकॉर्डिंग कमिटी मीटिंग हुआ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग एटलीस्ट 1 पर ईयर, कहता कोई अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एक बार तो वो उसकी मीटिंग होनी चाहिए। मीन्स मस्ट बी रिकॉर्ड अंडर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मीन्स होगा। ये आगे आपके पास केस लॉस और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर क्या होता है भाई, बोला गया सेक्शन 153 के अंदर बोला गया डिन नंबर। डिन नंबर मतलब जैसे हमारे पास पेन होता है ना, ऐसे एक डिन नंबर होता है। जब भी आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हो तो सबसे पहले आपको डिन नंबर लेना पड़ता है एमसीए की साइड से, ठीक है, जिसके अंदर विदाउट डिन नो पर्सन कैन एक्ट द डायरेक्टर, का तो बिना इनके कोई डायरेक्टर एंड नहीं करता। रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट इशू ऑफ द एमसीए इशू करता है, सेक्शन 153 के अंदर है। रोल ऑफ डायरेक्टर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोलता है, मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, इंसिक्योर द कंप्लायंस, प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स, है ना, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट। डायरेक्टर आर पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डायरेक्टर क्या पिलर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। भाई बहुत यार बहुत, मतलब हालत ख़राब हो गई है बोलते बोलते। और अभी 9, 10, 11, 12, 13 5 क्वेश्चन रह रहे हैं। पता नहीं इस वीडियो में, पूरी एक वीडियो में चाहता हूँ कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा अभी इस 5 क्वेश्चन के अंदर। आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बोलेगा सर सेम ही तो है नहीं भाई, ये अलग है, ये मतलब कंपनी एक्ट में है पर पहले कॉन्ट्रैक्ट में था। इसके बाद तो इसमें ज़्यादातर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट समझ लो, अनइम्पॉर्टेंट समझ लो, या बोलोगे सर नहीं मतलब इंपॉर्टेंट ही समझ लो यार, क्योंकि अभी तक ना पिछले आप देखोगे 7 साल पेपर हो चुके, 2016 से लेकर 2024 तक में 7 बार पेपर हो चुके हैं। उन 7 पेपर में से एक ही बार ये आया, तो दोबारा आने के चांसेस इसके हो सकते हैं, है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं पानी पी लूँ, बहुत ही तेज़ प्यास लग रही है, बहुत तेज़। हाँ भाई, तो कैसी लगी अब तक की वीडियो, और यहाँ तक देख ही रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जो भी यार दोस्त हों उनकी भी मदद कर लो, उनको भी शेयर कर दो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उनकी भी थोड़ी सी मदद करो ताकि उनका भी काम हो। उनका भी थोड़ा सा भला होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से करो। चलो पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निपटाने की। चलो स्टार्ट करते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू। कहता है एमओयू को आप क्या समझते हो, क्या है एमओयू, क्या है एमओयू, क्या है। एक मिनट रुकना है। एक मिनट लाइन पढ़िएगा।
क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। MOU क्या है भैया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको इंट्रोडक्शन का पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड एंटिटी ऑफेंड इंगेज इन द negotiations before the entering the into the form contract. This is essential to state the documentary intention is usually captured through a memorandum understanding or through the Company Act 2013 does not explicitly defined MOU. It's play a critical role in joint venture. कहाँ रोल करता है ये, joint venture, statistics, alliances, margin, acquisition and partnership। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ आता है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एक मेमोरेंडम बनाया जाता है, यूजुअली बनाया जाता है। इसको कहाँ लिया गया, जॉइंट वेंचर के अंदर, स्टैटिक अलायंसेस के अंदर, ठीक है, मार्जिनल एक्विजिशन एंड पार्टिसिपेट। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना, ये देखना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे आया हूँ भाई। वॉइस रिकॉर्ड तो हो रही है, पर कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, पर अभी वॉइस यहाँ कम है, ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ आप तेज़ बोलने की, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ वॉइस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है, कम आ रहा है। चलो कोई नहीं, चलो चलते आगे। बोलता है मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कहता है जनरल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन क्या कहता है, एक मिनट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट क्या बोला, अंडर मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU। जनरल डेफिनेशन कहता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन अ 2 or more parties that the express convergence of will indicating and intent common line of the action। मतलब क्या बोला गया, ये दो बंदों के बीच में किया गया क्या है, एग्रीमेंट को बोलता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। करेक्टर स्केच की अगर बात करी जाए तो बोला गया इनफॉर्मर, लेस इंफॉर्मेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, नॉट ऑलवेज इन्फोर्सेबल, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट एंड टर्म्स यूज। ये क्या होता है, हर वे क्या होता है, इन्फोर्सेबल नहीं होता, मतलब इस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप सामने वाले को केस नहीं कर सकते, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये क्या करता है, डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट और उसके टर्म्स के अंदर, उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, जो टर्म रखा गया है, उस बेस पे क्या है, क्लियरिटी, अंडरस्टैंडिंग, आउटलाइन, म्यूचुअल इंटेंशन एंड एक्सेप्टेशंस होते हैं। प्री कॉन्ट्रैक्चुअल, ऑफेंड यूज बिफोर फाइनलाइज लीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है, ऑफेंड किया जा रहा है, बिफोर यूज किया, क्या कहते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, यूज इन जॉइंट वेंचर, कॉमन इन कैलिब्रेशन मर्जर्स, मतलब कोई कॉमन यूजेस है और कैलिब्रेशन है मर्जर का, तो वहाँ पे ये यूज होगा। अब बोला गया लीगल वैलिडिटी ऑफ MOU इंडिया, कहाँ पे वैलिडिटी है, इसेंशियल ऑफ द वैलिडिटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट का है ये सेक्शन 10 के अंदर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, आपसे ना पूछा जाए, काफ़ी पुराने सिलेबस का था, इसलिए इसको पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो था ये कितनी बार आया हुआ है, 9, ये 2017 में एक बार आया था, उसके बाद नहीं आया हुआ है। मतलब अब जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, जो बच्चे हुए क्वेश्चन है, वो सिर्फ एक बार आया, दोबारा नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आने के चांसेस भी है, नहीं भी, तो मैं ये चांसेस लेके चलता हूँ कि आने के चांसेस है, इसलिए मैं आपको उसको डिटेल में कर रहा हूँ। क्या होगा, ऑफेंस एंड एक्सेप्टेंस, ये सेक्शन मत लिखना यहाँ पे, अगर ये आए तो आप सेक्शन मत लिखना, क्योंकि हमारे पास कंपनी लोगों का सिलेबस है, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, आने के चांसेस कम है, ये लेके चलना। लॉफुल कंसीडरेशन, फ्री कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन गलती से आ गया, मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। बाकी आप समझ लेना है क्या, कॉन्ट्रैक्ट और MOU और कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, यूजली नॉन बाइंडिंग, डिपेंड ऑन द इंटेंशन, सिमिलर, प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, है ना, गवर्नेंस ऑफ लॉ, डेफिनेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013, फाइनल एग्रीमेंट, ऑलवेज, ये सारी चीज़ें बस पढ़ लेना इसको। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, बट मैं अपने नॉलेज से ही बोलूँगा इसके आने के चांसेस कम है, और आ जाए तो वेरी गुड, मैंने अपने पॉइंट में रखा हुआ है इसको, है ना।
ये पढ़ सकते हैं कि टाइप ऑफ एमओयू इन अ कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल पार्टीज, जॉइंट वेंचर, मर्जर, पार्टनरशिप और टेक्निकल ट्रांसफर, है ना। क्या होता है जॉइंट वेंचर? क्या है? फॉर द म्यूचुअल ऑक्यूपेशन बिटवीन द टू कंपनी, ले डाउन इन्वेस्टमेंट रेशो, मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है भाई, अब बोला नहीं जा रहा ठीक है के अलावा कुछ भी। 1.5 घंटे हो गए और भाई ट्राई की आधे घंटे के अंदर ही पूरा ख़त्म कर दूँगा। पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एमयू। चलो आगे चलते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन है, 10, 11, 12 और 13। यहाँ तक बने हुए तो और बने रहो भाई, पूरी वीडियो को एंड तक देखो, मज़ा आ रहा है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहुत बढ़िया से डिस्कस करके आपको पढ़ाने का, समझाने का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एब्सरी रेलवे कार्गो एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। ये पूरे केस स्टडी के बारे में बताऊंगा मैं कि इस केस के अंदर था क्या, क्या जजमेंट आया, क्या आर्गूमेंट हुए, ये सारी बातें। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या सीधी सी बात है, ये केस लो है जो कि क्या कहता है 1875 में हुआ। इन वन मोस्ट लैंडमार्क केस है ये। क्या लैंडमार्क केस में जजमेंट ऑफ द कंपनी लो लेट डाउन द फ्रूडेंटियल डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस। ये केस सिर्फ था डॉक्ट्रिन वायरस। अगर क्वेश्चन है ना डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस का, तो आप वहाँ पे भी इसके बारे में लिख सकते हो। इंडियन कंपनी एक्ट 2013, ईजिस्केप इन द रिलेशन ऑब्जेक्ट क्लाउजेस, मेमोरेंडम एसोसिएट, एमओए। कहता है दीज केस ऑफ द ऑफर रेफर द डिस्क्लोजर कॉर्पोरेट कैपेसिटी इन लिमिटेशन ऑफ द कंपनी पावर एंड एमओएच करेक्टर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर करी गई। क्या बोला ब्रीफली अगर पढ़ा जाए, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द केस, ओवरव्यू लेते हैं। मैं यहाँ पे केस को ओवरव्यू बता रहा हूँ जिसमें कि आप ना नोट्स को पढ़ लेना और दिमाग में रखना। अगर केस है तो आप उसमें लिख सकते हो। केस नेम क्या है? एसबुरी रेलवे कार्गो एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। कोर्ट क्या था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके का कोर्ट है। 1875 का केस है। बोलोगे यार यूके का केस लो पढ़ रहे हैं भाई, इस केस लो के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में बताया गया। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का भी आता है ना, तो आप वहाँ भी इसके बारे में लिख सकते हो, है ना। ये रहा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, 1875 यूके का केस। जुडिक्शन क्या था? इंग्लिश कंपनी लॉ अप्लाइड इन द इंडियन व्यू जुडिशियल प्रिडिक्शंस। ठीक है। फैक्ट ऑफ केट, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लाउज क्या था? बोला गया एब्सुरी रेलवे कार्गो एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग अ सेलिंग अ रेलवे कार्गो एंड वैगन्स। उसने क्या बोला? रेलवे कार्गो एंड उसके चीज़ों को बेचेगा। कहता कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जर्नली कॉन्ट्रैक्चर। द सेकेंड पर कहता द एग्रीमेंट विथ रिच। उसने क्या करा? रीच के साथ एक एग्रीमेंट करा था। कंपनी इंटायर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द रीच फिनिशियर ऑफ फाइनेंस द क्या है यार, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन इन बेल्जियम। रीच वाज कॉन्ट्रैक्ट द रेलवे एंड द कंपनी वाज टू फाउंड द प्रोजेक्ट। सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट होगा। डिस्प्यूट अमंग द डायरेक्टर। कहता लेटर द शेयर होल्डर डिस्प्यूट द ट्रांजेक्शन, दे क्लेम द कॉन्ट्रैक्टिंग रेलवेज वाज नॉट ऑथराइज बाय द एमओए। भाई जो एमओए में था ये रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑथराइज नहीं था। द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिक्लेयर अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर्स, अल्ट्रा वायरस के बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी आर्गूमेंट रिच यूज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिच ने क्या करा? यूज किया है, क्या करा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ही आर्ग्यूड द कंपनी हेल्ड अथॉरिटी टू अंडरटेक टेक सच बिजनेस अंडर द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं उसको, बिजनेस को अंडरटेक कर सकता है जो भी उसने काम किया। लीगल इश्यूज क्या थे? मतलब कैन अ कंपनी अंडरटेक अ एक्ट द आउटसाइड द स्कोप ऑफ द इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्पीक्स द ऑब्जेक्ट क्लाउज। इसके स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट क्लाउज में नहीं था, कहाँ से कटेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस यहाँ पे भाई एक्सप्लेन किया है मैंने। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में बोला गया अल्ट्रा वायरस ऑफ द लेटिन टर्म मीनिंग बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायरस का क्या? बियॉन्ड द पावर, कंपनी अपने पावर से बाहर जाके काम कर रही है। अंडर द कंपनी लॉ मेन एक्ट द परफॉर्म बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लाउज, एमओ इज अल्ट्रा वायरस एंड हैंस वॉइड एब इनिशियो। अगर कोई भी कंपनी अपना काम अपनी कंपनी के अपने मेमोरेंडम के पावर से काम करती है, उसके पावर उसके अंदर काम नहीं है काम करना, वो काम करे तो ऑलरेडी क्या कहलाएगा? स्टार्टिंग से ही अवॉइड होगा। इन कैन नॉट बी रेक्टिफाई द एवरी unanimous consent of the shareholder, such act null and void and court do not recognize them।
अब बोला गया आर्गूमेंट हुई, दोनों का आर्गूमेंट पढ़ लेना। जजमेंट, ये जजमेंट है, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। बोला गया वाई द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंपॉर्टेंट। कहता है एक कंपनी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। तो इसके बारे में कंपनी एक्ट के, इसके बारे में कंपनी एक्ट के प्रिलिमिनरी सेक्शन 149, 150, 151, 64 एंड शेड्यूल 4 के अंदर बात करते हैं। इसके अंदर किसकी बात करते हैं? शेड्यूल 4 के अंदर इसके बारे में बात करते हैं। और इसके साथ हमारे पास 3 क्वेश्चन और रहे हैं और फिर ये हमारा वीडियो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ आपको बहुत अच्छे दे पाऊँ। इंट्रोडक्शन भाई, द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर IDS, उसको बोलते हैं क्या? IDS, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हैज़ बिकम अ इंटीग्रेटल फीचर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस द जुडिशियल इन द इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ अगेन अ स्टैट्यूटरी फोर्स थ्रू द कंपनी एक्ट 2013। द कहता है 2013 एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, प्रोडेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फंक्शन। सारी बात करता है, नीचे पढ़ो, सीधी सी बात है, ये तो बस टाइम पास है। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अंडर द कंपनी एक्ट 2013 कहता है सेक्शन 149(4), मतलब सब सेक्शन 4, एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट अपॉइंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब अगर 3 डायरेक्टर है तो उसको एक क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है? रूल है, जो कि सेक्शन 149(4) कहता है। सेक्शन 149(6) कहता है लेज डाउन क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब क्या बोला गया? क्रिटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब क्या होता है? सेक्शन 149 के 6 के अंदर बताया गया किसके बारे में कि भैया क्या क्वालिफिकेशन होगी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सेक्शन 150 प्रोवाइड करता है मैनर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डाटा बैंक मेंटेनेंस बाय नोटिफाई द बॉडी IICA। ये एक बॉडी है जो क्या करता है, एक मैनर डिपेंड करता है किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम द डाटा बैंक मेंटेन, है ना। अलाउ स्मॉल शेयर होल्डर टू इलेक्ट 1 डायरेक्टर इन क्रिटेन पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी में क्या कर सकते हैं? 1 एक स्मॉल कंपनी अगर है, पब्लिक कंपनी है, तो वो अलाउ करती है सेक्शन 159 कि वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने पास रख सकता है। बोला गया शेड्यूल 4 कहता कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउटलाइन रोल ड्यूटीज गाइडलाइन एंड वायलेशन। कहता हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन है? तो बोला गया डेफिनेशन सेक्शन 149(6) में ही दिया गया है। बोला गया डेफिनेशन कहता है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब हु कहता है वो जो डायरेक्टर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो क्या करता है? इफ पर्सन इंटीग्रिटी एंड रिलेवेंट एक्सपर्टीज। वो कहता है एक इंटीग्रिटी होती है, उसके अंदर रिलेवेंट, किसी चीज से रिलेवेंट क्या होता है? एक्सपर्टीज होता है। वो क्या होता है? नोट अ प्रमोटर, वो प्रमोटर नहीं है, या रिलेटेड प्रमोटर डायरेक्टर, है ना, या रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर। वो कोई प्रमोटर नहीं हो सकता और किसी भी डायरेक्टर या प्रमोटर का रिलेटिव नहीं हो सकता, रिलेटेड नहीं हो सकता। डज नॉट हैव एनी पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी इट्स सब्सिडरी या एसोसिएट। मतलब कंपनी के किसी भी कंपनी से या कंपनी के सब्सिडरी से या कंपनी के एसोसिएट से उसका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कहता है ही नॉट बीन एम्प्लॉय कंसल्टेंट सप्लायर और कस्टमर ऑफ द कंपनी इन रिसेंटली ईयर। कहता है किसी भी रिसेंट ईयर में वो ना तो कंपनी का क्या रहा हो, एम्प्लॉय रहा हो, कंसल्टेंसी रहा हो, सप्लायर या कस्टमर रहा हो। बोला क्या? होल्ड ऑन सब्सटेन शेयर होल्डर लेस देन 2% पेड अप कैपिटल। मतलब 2% से कम का पेड अप कैपिटल उसके पास होना चाहिए, तो वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएगा। मतलब इसका पर्पस क्या रखा, ऐसा क्यों रखा गया भाई? ऐसा इसलिए रखा गया कंपनी के द्वारा, या रूल बनाया गया इसलिए बनाया गया। इसका पर्पस, इसके पीछे इंटेंशन समझो। इसके पीछे कंपनी का भाई, कंपनी में उसके परसेंटेज नहीं, ना वो डायरेक्टर को जानता ना वो किसी को जानता, उसको अपॉइंट किया गया, 2% से ज़्यादा उसके शेयर नहीं है, तो वो इलीगली काम क्यों करेगा? वो काम क्या करेगा? लीगल काम करेगा। वो देखेगा कि कंपनी यार जेन्युइन चलना चाहिए, पब्लिक को लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला गया, इसलिए कंडीशंस रखे गए कि तभी वो क्वालिफाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट के लिए क्वालिफाई कहलाएगा, डेफिनेशन में आना चाहिए।
इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, देखो बात करी गई, बोला क्या, इन्हेंसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्हेंस किया जा सके उसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उसके लिए, बोला गया माइनॉरिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, भाई रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन क्या मॉनिटरिंग कर सके, देख सके कि भाई आपस में कुछ ऐसा गलत ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहे, उसके लिए चेक्स ऑन बोर्ड्स डिसीजन, वो बोर्ड्स के डिसीजन को क्या कर सके, चेक कर सके, है ना, ऑडिटिंग, रिस्किंग, नॉन कंप्लायंसेंस, ले ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंशियल इन द मार्केट परसेप्शन के लिए, मार्केट परसेप्शन के लिए, फिर क्या बोला गया, इंटेंशन, स्टैचुरी रेपुटेशन अंडर द लिस्टिंग रेगुलेशन, क्या बोला गया, स्टैचुरी की रिक्वायरमेंट, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो देख सके, वो फुलफिल कर सके, इसके लिए एथिक्स ओवरनाइट एंड सीएसआर कंपनी, सीएसआर कंपनी क्या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएसआर कंपनी का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने टर्नओवर का 50, 500 और 1000, 50, 500 और 1000 मतलब 50 उसका क्या हो, नेट प्रॉफिट 50 करोड़, टर्नओवर क्या हो, टर्नओवर 1000 करोड़, कैपिटल क्या 500 करोड़ का उसका कैपिटल हो, तो वो अपनी कंपनी का क्या करेगा, सीएसआर करेगा, 2% अपनी कैपिटल क्या करता है वो सीएसआर करता है, और 5% भी कर सकता है, और लास्ट 3 ईयर में उसको क्लेम भी कर सकता है। चलो, बोर्ड एवोल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकता है। ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी पढ़ लेते हैं, क्या क्या ड्यूटी है, ये दिखा गया, एज पर शेड्यूल 4 दे आर एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंटीग्रेटेड ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, फ्रॉडेंटियल और अनक्रिटिकल बिहेवियर प्रिवेंट करें, बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग्स पार्टिसिपेट करें अपने कमिटी मीटिंग, रिपोर्ट कंसर्न अबाउट द कंपनी अफेयर्स, नोट इंक्लूड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपहोल्ड कॉन्फिडेंशली क्या कर सके, वो अपहोल्ड कर सके चीज़ों को। डिसक्वालीफाई कब हो जाएगा, सीधी सी बात है, रिमूव कर दिया जाएगा, कब, कहता कन्विक्ट हो ऑफेंस या इन्वॉल्विंग द मोरल ट्रिपिडेट, है ना, इंसॉल्वेंसी हो जाए, दे आर द बोर्ड नॉन परफॉर्मेंस और वायलेशन ऑफ द ड्यूटीज, परफॉर्म ना करे और वायलेशन करे, एग्जाम्पल मैक्सिमम टेन्योर 2 टर्म और 5 ईयर इज सेक्शन 149। यार तो बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, चलो करना तो ही, ख़त्म तो करना ही है, अभी हमारा मोस्टली 2 घंटे से ऊपर जा चुका है, ठीक है, पर पूरी कोशिश है कि मैं इसको ख़त्म करूं जल्दी से जल्दी। रियल वर्ड, एक्सप्लेन इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एक्शन, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा सन वर्सेस क्रूसिल लिमिटेड, ये क्या था, रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एक्शन, ये रियल वर्ड, इसका कोई जरूरत नहीं है। चैलेंज इन रोल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कहता देखो क्या रोल कहता, लैक ऑफ रियल इंडिपेंडेंस, मतलब सम टाइम प्रमोटर सेलेक्ट द ओन अलाइन एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में एक्ट एज रबर स्टैंप, एक रबर स्टैंप की तरह एक्ट करता है कि भैया ठीक है, स्टैंप को रोक रखा उसने। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होता है, वो ऑफेंड होता है, आइडेंटिटी डोंट ना, रिस्क लेकर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ देना यार, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथ चली जाएगी, आपको टाइम लगेगा, तो इसको आप इसको पढ़ लेना, कुछ ना समझे तो कमेंट कर लेना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। लीगल सेफगार्ड एंड सपोर्ट्स से ये होता है लीगल, उसको ये सारी सपोर्ट्स में देखा है। जुडिशियल प्रोनाउंस इनहेंसिंग इम्पोर्टेंस, खत्म, काफ़ी बड़ा था इसलिए मेरे को थोड़ा सा भगा के चलना पड़ा, या मैंने थोड़ा सा भगाया, मैं खुद ही बोलूँगा मैंने थोड़ा सा भगाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विद और विदाउट ट्रिब्यूनल अप्रूवल, है ना, शेयर कैपिटल क्या है तो मैं बता ही चुका हूँ, विद और विदाउट ट्रिब्यूनल, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, विद एंड विदाउट ट्रिब्यूनल, कैसे विद और कैसे विदाउट ट्रिब्यूनल अब काम करते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल के अंदर ना मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये रहा,
रिडक्शन ऑफ प्रीमियम में क्वेश्चन नंबर 12 तो है ही, पढ़कर आप इससे ऊपर जाओ, ये है ना, बताया था मैंने, विद विदाउट टर्मिनल शेयर कैपिटल में पूरा पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 13 पे चलते हैं सीधा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किसके बारे में बात करता है। डिस्कस द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। ये क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी की बात करता है। किसकी बात करता है? क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी की बात करता है। और देखते हैं इसमें ये कैसे काम करता है। कहता है रेफरेंस, कहता है रिलेवेंट सेक्शन 220, 260, 447 एंड 450, 54, 134, 188, 144। भैया ये कुछ पेनल्टी है जो कि रिलेवेंट सेक्शन से, जो कि क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर आता है। बोला गया इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। आज पढ़ लेते हैं पहले लीगल रिकंसिलिएशन, ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, छोड़ो। क्रिमिनल लायबिलिटी कहता है डेफिनेशन पढ़ते पहले आप कंपनी की, वैसे दिस कंपनी में से कंपनी इनको पढ़ना दिस एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर के बारे में पढ़ते हैं। ऑफिसर हु इज डिफॉल्ट, कहता है कवर की मार्जिनल पर्सन, होल डायरेक्टर पर्सन एंड अदर हु आर इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी कंडक्ट। मतलब इसमें कौन कौन से कवर होते हैं? की मैनेजमेंट पर्सन, KMPL, होल टाइम डायरेक्टर और अदर पर्सन जिसको चार्ज दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के कंडक्ट के अंदर, ये बोला गया इसके अंदर। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई? आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या है और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसके अंदर, वो हु इज डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट में काउंट करा जाएगा। कहता है दूज द बोथ कंपनी एंड ऑफिसर इज कैन बी हेल्ड लाइबल। कंपनी और ऑफिसर दोनों ही लाइबल होते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर। इवेल्यूशन इन इंडियन जुडिशियल, क्या बोला गया? इवेल्यूशन इन इंडियन जुरिस्प्रूडेंस, कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूटेशन। बोला गया दिस लीगल डॉक्ट्रिन ट्रीटेड एज अ एक्ट एंड इंटेंशन टू द डायरेक्टिंग माइंड एंड विल ऑफ कंपनी एक्ट द कंपनी इटसेल्फ। मतलब डायरेक्टर और टॉप ऑफिसर जो काम कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं आइडेंटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं CEO, है ना। फाइनेंशियल फ्रॉड, कंपनी इज लायबल। मतलब इफ CEO डायरेक्टर एज अ फाइनेंशियल फ्रॉड द कंपनी इज लायबल। अगर CEO डायरेक्टर है तो कंपनी लायबल हो जाएगा फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। अब बोला गया ऑफिसर और नेचर ऑफ लायबिलिटी। ऑफिसर क्या होगा और नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या कहलाएगी, ठीक है। सेक्शन वाइज क्रिमिनल प्रोविजन, कुछ सेक्शंस देखे हैं, उन सेक्शन के वाइज मैंने एक क्रिमिनल प्रोविजन बताया, जहाँ पे मैंने बताया कि सेक्शन 134 सब सेक्शन 8 फेलियर टू कंपाइल विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजन। इसमें क्या होगा? फाइन होगा, इसका मतलब क्या होता है भाई? इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है जेल में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा और जेल का खाना खाना पड़ेगा। अब तो जेल जाना पड़ेगा और जेल का खाना खाना पड़ेगा। इसके आगे भी है, मैं पूरा देखता था बचपन में क्या करते थे कभी। चलो, कन्वर्जन रिलेटेड टू पार्टी ट्रांजेक्शन प्रोविजन। भाई किसी पार्टी ट्रांजेक्शन प्रोविजन के अंदर फ्रॉड होता है, पेनल्टी भी होगा और इम्प्रोज भी होगा। फ्रॉड हो गया तो सर पनिशमेंट इन जुडिशियल जेल हो जाएगा। फॉल्स स्टेटमेंट इन रिटर्न फाइन एंड जेल हो जाएगा। फेल्स एविडेंस बिफोर द ट्रिब्यूनल मिनिमम 3 ईयर का जेल है, 3 साल का जेल है। डिफॉल्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो, बोला गया सेक्शन 44(7) फ्रॉड। फ्रॉड में क्या बोलता है? इम्प्रेसमेंट मिनिमम 6 मंथ का है और 10 साल का है। भाई क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? अगर वो सेक्शन 44 के अंदर वो फ्रॉड आता है तो क्या मिलेगा उसको? 6 महीने का कम से कम इम्प्रेसमेंट होगा, 6 महीने अप टू 10 ईयर, 6 साल से लेकर 10 साल तक उसको जेल मिल सकती है। फाइन क्या होगा? 1 गुना से लेकर 3 गुना तक द मूवमेंट ऑफ इन्वॉल्व, जितने फाइनेंशियल पैसा इन्वॉल्व होगा उसके अंदर 1 से लेकर 3 गुना तक दे सकते हैं। इफ पब्लिक इंटरेस्टेड इज वायलेंस मिनिमम इम्प्रेसमेंट 3 साल का। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट अगर वायलेंस किया गया तो 3 साल की जेल तो है ही है। क्रिमिनल लायबिलिटी इन स्पेसिफिक ऑफेंस, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑफेंस है जहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होता है? बोला मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस डाला, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या करा? शेयर इशू करने के लिए आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा, आपने वहां क्या करते हैं? मिस इशू किया है, तो सेक्शन 34 सेक्शन 35 आपको क्या करता है? क्रिमिनल लायबिलिटी देता है, जो ये कहता है इफ अ कंपनी इशू अ फॉल्स प्रोस्पेक्टस इट अमाउंट ऑफ फ्रॉड ऑफिसर इन्वॉल्व फेस क्रिमिनल प्रोस्पेक्टस, है ना। फेस होता है ऑफिसर जो इन्वॉल्व होता है वही क्रिमिनल प्रोस्पेक्टस होता है। नॉन कंप्लायंसेस ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स,
कहता सेक्शन 44(1) और सेक्शन 44(7) empower court of the punish company for a contempt of definition failure to repay deposit सेक्शन 177A। कहता है पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर एंड फाइन 1 करोड़ या मोर, फाइन कर सकते हैं 1 करोड़ या 1 से ज़्यादा, इसको बोलते हैं पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ सेक्शन 7 ईयर। फिर बोला गया ब्रीवली एंड करप्टेड अंडर द प्रिवेंट ऑफ द करप्शन एक्ट कंपनी कैन बी लायबल टू ब्रीव्स पेड बाय द एजेंट, मतलब अगर कोई घूस लिया गया और करप्शन किया गया तो कंपनी क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी उसके घूस को पैसे देने के लिए। कैन अ कंपनी बी इम्प्रिजन, क्या कंपनी को जेल हो सकता है, नो फिजिकली बॉडी, कंपनी एक फिजिकली बॉडी नहीं है तो कंपनी को जेल नहीं हो सकता है। फाइन डेजिग्नेटेड और शट डाउन प्रोस्पेक्टस विद द इट्स ऑफिसर, क्या कहा जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसके ऑफिसर को, उसके ऑफिसर के लिए आपके केस चलेगा जो चलेगा, और क्या करा जाएगा, कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, जो उसके डायरेक्टर होंगे और कंपनी को शट डाउन कर दिया जाएगा, डायरेक्टली डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और शट डाउन कर दिया जाएगा। जो स्पोर्टिस प्लान क्या बोलता है, स्टैंड विद द चार्टेड बैंक वर्सेज डायरेक्टर वर्सेज केस लूज है, लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर अलॉन्ग विद द कंपनी, कहता है कुछ लायबिलिटी जो ऑफिसर के, क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर कुछ लायबिलिटी जो ऑफिसर के हैं कंपनी के साथ, एक्सेप्ट विद कंसेप्ट ऑफ द कन्वेंशंस इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट नोइंग पार्टिसिपेटेड इन द ऑफेंस, मतलब अगर वो भी लायबिलिटी हो जाएगा अगर कंपनी वो जानता है कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है सारी चीज़ें। क्या बोला गया, ऑफिसर इज डिफॉल्ट डॉक्ट्रिन, वो डिफॉल्ट में आ जाएगा, लीगल प्रोविजन है, कंपनी एक्ट आईपीसी प्रोविजन है, कंपनी एक्ट वर्सेस आईपीसी प्रोविजन, ये कोई जरूरत तो है नहीं, हमें तो पूछेगा नहीं आईपीसी की प्रोविजन, तो ये हमारे लिए नीडफुल नहीं है। वाइकेरियस लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइकेरियस लायबिलिटी एक्सटेंडिंग क्रिमिनल गिल्टी, वाइकेरियस लायबिलिटी एक्सटेंडिंग क्रिमिनल गिल्टी क्या कहता है, कहता है वाइकेरियस लायबिलिटी मीन्स होल्डिंग वन पर्सन लायबल फॉर एक्ट ऑफ अनदर, इट इज एप्लीकेबल इन कॉर्पोरेट क्रिमिनल क्राइम only when the law express or implied provision for it, as a director is not vicariously liable unless law state of the evidence provide this rule। कहता कॉर्पोरेट म्यूनिसिपैलिटी होमिनाइज, कॉर्पोरेट मैंसोल्ट एंड होमिनाइज, कॉर्पोरेट किसी ने कुछ गलत किया हो जैसे यूपी, ये तो आएगा नहीं, पेनल्टी ऑफ इंफॉर्मेंट, अगर इनफोर्समेंट किया गया तो उसकी क्या पेनल्टी होगी, बोला गया मोनेटराइल फाइन किया गया 10 करोड़ तक, फ्रीजिंग बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा, है ना, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, है ना, सीज कर दिए जाएंगे असेट्स को, ये कंपनी के लिए। और अगर देखो कंपनी हो या कंपनी के तो मैंने बता दिया, अगर ऑफिसर्स हैं तो क्या होगा, 3 से 10 साल की जेल, पर्सनल फाइन देने पड़ेंगे, डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 164, मतलब वो दोबारा डायरेक्टर नहीं बन सकता है, डिवार्मेंट फ्रॉम होल्डिंग ऑफिसर्स, है ना, रिसेंटली केस उसका केस दे रखा, रेगुलेट अथॉरिटी ऑफ खत्म, बोला गया रेगुलेट अथॉरिटी ऑफ इन्फोर्समेंट, रजिस्टर्ड कंपनी आरओसी है, भाई कौन कौन सी अथॉरिटी, आरओसी है, एफसीआई है, ईडी है ना, लिस्टेड, ये सब क्या है, ये अथॉरिटीज़ हैं। सजेस्टेड रिफॉर्म्स, स्पेसिफिक कॉपरेटिव बोला गया, सेक्शन 47, 14 क्रिटिकल बोला गया, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी ऑफ द एथिक्स एंड कंपनीज ऑडिट्स, मैंडेटरी है कंपनी के एथिक्स और उसके ऑडिट्स को। दोस्तों अगर वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कितनी अच्छी लगी, कहाँ क्या कमी थी, मैं कोशिश करूँगा उस कमी को दूर करने के लिए। और मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ 956, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।